मैं चलो ध्यान से करना, इस टॉपिक को पहले बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि जितना ये हम लोगों के मतलब स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट है, उतना ही टीचर्स के लिए भी डिफिकल्ट है। सभी के लिए डिफिकल्ट है ये। स्टार्ट बहुत बेसिक से करेंगे, लेकिन जैसे ही एंड होगा तो एंड पर थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल भी है इसका। और आज के लेक्चर में हम सिर्फ एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करना ही सीखेंगे। अभी आज इसका कोई कंजर्वेशन नहीं लगाएंगे, वो नेक्स्ट क्लास में होगा। सिर्फ और सिर्फ एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करना। स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। सबसे पहले एक पार्टिकल के लिए डिफाइन कर रहे हैं, सिंगल पार्टिकल के केस में। सिंगल पार्टिकल के अगर एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन की बात करें, देखो इसके पहले हम अभी तक की जो मैकेनिक्स पढ़ते थे उसमें हम लीनियर मोमेंटम पढ़ते थे, बट कभी हमने उसके आगे लीनियर वर्ड यूज नहीं किया था, हमने सिर्फ मोमेंटम ही लिखा था आज तक। बिकॉज जरूरत नहीं पड़ी आज तक। बिकॉज अभी तक पहली बार आप एंगुलर मोमेंटम पढ़ने जा रहे हो, तो अब आप मोमेंटम को स्पेसिफाई करोगे कि कौन सा मोमेंटम बोलने जा रहे हो। तो लीनियर मोमेंटम तो ऑलरेडी हम न्यूटन लॉ मैकेनिक्स पूरा डिफाइन कर चुके हैं, दैट इज कैपिटल पी इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, और जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही उस डायरेक्शन लीनियर मोमेंटम की भी होती है। मतलब वेक्टोरियल फॉर्म में अगर आप देखोगे तो लीनियर मोमेंटम फॉर एनी पार्टिकल इज डिफाइंड एज मास ऑफ पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करने के लिए आपको इसके अलावा मास और वेलोसिटी के अलावा एक तीसरी चीज चाहिए होगी। लीनियर मोमेंटम डिफाइन करना है तो आपको ऑब्जेक्ट का मास पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पता होनी चाहिए, लेकिन एंगुलर मोमेंटम डिफाइन कर रहे हो तो एक तीसरा चीज और चाहिए होगा, जिसके रेफरेंस में या जिसके रिलेटिवली हम एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करेंगे। दैट मीन्स कि सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ये हुई है कि एंगुलर मोमेंटम डिफाइन तो होगा, लेकिन वो हमेशा किसी न किसी पॉइंट के रिलेटिव यानी रेफरेंस होना चाहिए, कोई जिसके रिस्पेक्ट में आप कहोगे कि इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम इतना होगा। मतलब इसकी कोई एब्सोल्यूट डेफिनेशन नहीं है, ये हमेशा रिलेटिव टू सम पॉइंट है। तो हमने इस फिगर में, मतलब इफ आई चूज माई रेफरेंस पॉइंट एट ओ, मतलब ये आप अपनी अपने हिसाब से कोई और रेफरेंस पॉइंट भी चूज कर सकते हो डिफाइन करने के लिए। तो हमने इस फिगर में ओ को अपना एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया है, जिसके रिलेटिव हम इस बॉडी का इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम को हम डिफाइन करेंगे। तो जिसको भी आप अपना रेफरेंस पॉइंट चूज करते हो, मैंने ओ को चूज किया है, आपको कोई और पॉइंट चूज करना है, आप किसी और पॉइंट को चूज कर लो। जिसको भी आप अपना रेफरेंस पॉइंट चूज करोगे, वहां से उस पार्टिकल, जिस पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम को हम डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट एंड टू द पार्टिकल आप एक वेक्टर बनाओगे, जिसको आप आर वेक्टर से डिनोट करोगे, और इसको हम काइनेमेटिक्स में मैकेनिक्स में कई बार इसको यूज कर चुके हैं पोजीशन वेक्टर के नाम से। तो आर वेक्टर दैट मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल रिलेटिव टू द रेफरेंस पॉइंट जो आपने सेलेक्ट किया होगा या जो मैंने सेलेक्ट किया है उसके रेफरेंस में। पार्टिकल का मास m डिफाइन किया गया है, पार्टिकल की वेलोसिटी v वेक्टर के फॉर्म में दिखा दें अगर, तो एंगुलर मोमेंटम मैथमेटिकली डिफाइन कर रहे हैं हम यहाँ पर। फर्स्ट टाइम पर एंगुलर मोमेंटम को मैथमेटिकली डिफाइन कर रहे हैं बाय द क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि जो पोजीशन वेक्टर r लेंगे वो एंड क्रॉस इसका लीनियर मोमेंटम कैपिटल P, इनके क्रॉस प्रोडक्ट को आप कहोगे यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम, जिसको डिनोट करते हैं बाय द सिंबल ऑफ L वेक्टर। L फॉर द सिंबल ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए L वेक्टर। तो फर्स्ट डेफिनेशन है यहाँ पर, इसलिए बहुत केयरफुल रहना आप। एंगुलर मोमेंटम रिलेटिव टू पॉइंट ओ हम डिफाइन कर रहे हैं, और किसका डिफाइन कर रहे हैं, यानी पार्टिकल का डिफाइन कर रहे हैं, तो इक्वल टू पोजीशन ऑफ दैट पार्टिकल जिसके एंगुलर मोमेंटम को आप डिफाइन कर रहे हो, और पोजीशन भी आपके रिलेटिव टू द पॉइंट ओ है। क्रॉस लीनियर मोमेंटम, उसको आप मास इनटू वेलोसिटी से भी रिप्लेस कर सकते हो, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अगेन रिलेटिव टू द पॉइंट ओ। मतलब इसमें जितने भी वेक्टर्स हैं वो सब पॉइंट ओ के रेफरेंस फ्रेम में हैं। तो इसमें बिकॉज डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन को एज इट इज आपको एक्सेप्ट करना होगा कि ये इस तरीके से ही बताया गया है एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो डायरेक्शन से भी आएंगे वेक्टर के रूल के हिसाब से। दो वेक्टर्स की अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उनका कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होता है, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी आएगा उसका। तो अगर हम यहाँ पर ये इमेजिन करें कि ये जो वेक्टर आर है इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर दें अगर, और ये मान लें कि वेक्टर आर को आगे एक्सटेंड करने पर वेलोसिटी वेक्टर के साथ ये थीटा एंगल सबटेंड कर रहा हो, तो आप फर्स्ट चैप्टर वेक्टर की प्रॉपर्टी लगाओ कि दो वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है तो उनका सर मैग्नीट्यूड निकलने। ओमेगा के पैरेलल होगा। ओमेगा नहीं बचे यहाँ पर कोई, सुनो पहली बात, ये सर नहीं, पार्टिकल। बट ऐसा तो कोई जरूरी नहीं होता कि अगर पार्टिकल लीनियर मोशन कर रहा है तो उसका ओमेगा, तो ये डिपेंड करता है ना कि कौन से फ्रेम से हम देख रहे हैं। हाँ सर आईआईटी राइट, में क्वेश्चन भी आया था सर। हाँ आता है, वो आता है।
ओमेगा के पैरेलल नहीं होगा। पहले मैं फिर क्लियर कर दूं प्रणव, ध्यान रखना, अभी हम आगे इसके ऊपर क्विज भी लेंगे। एंगुलर मोमेंटम इज नॉट पैरेलल टू ओमेगा, ये भी मैं क्लियर करूंगा एक क्विज के साथ भी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसी डेफिनेशन चल रही है उसको एज इट इज चलो। अभी ये सिर्फ आर क्रॉस एम इंटू वी है। क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी जरा वेक्टर्स को रिकॉल कर लेते हैं हम लोग एक बार। ए क्रॉस बी का हम फॉर्मूला पढ़ते थे, ए इंटू बी इंटू साइन थीटा करके। तो सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम का भी वही कंसेप्ट आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर मल्टीप्लाइड बाय एम इंटू वी और आगे साइन ऑफ थीटा, जिसमें थीटा वेक्टर आर और वेक्टर वी के बीच का एंगल लिखेंगे हम। दैट मीन्स इस फिगर के हिसाब से, और इसका डायरेक्शन आप निकालोगे राइट हैंड जो रूल है क्रॉस प्रोडक्ट का रूल। यहाँ पर क्या बनेगा रूल अगर निकालना चाहो आप इस फिगर में, ये अगर आर वेक्टर है और ये वी वेक्टर है, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट के रूल लगाएं। आर और वी का प्रोडक्ट, वेक्टर आर की डायरेक्शन कुछ इस तरफ जा रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ इस तरफ दिखाई जा रही है। क्रॉस प्रोडक्ट में राइट हैंड रूल ये कहता था कि वेक्टर आर को वेक्टर वी की तरफ आप रोटेट करें, आर को वी की तरफ अगर आप टर्न करें और अपनी राइट हैंड फिंगर्स को इस तरीके से अगर आप बंद करते हो आप, यानी राइट हैंड फिंगर्स को अपनी क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं, तो जो हमारा थंब होगा वो इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर आप ये कहोगे कि इस पर्टिकुलर फिगर में आर क्रॉस वी इनवर्ड डायरेक्शन में है, और इनवर्ड डायरेक्शन को अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस से रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम ये कहेंगे कि इस पर्टिकुलर केस में नेगेटिव जेड एक्सिस डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। जिनको यहाँ पर प्रॉब्लम है वो क्रॉस प्रोडक्ट को एक बार रिवाइज करें कि क्रॉस प्रोडक्ट हाईलाइट इसीलिए करा गया है कि आपको रिवीजन करना पड़ेगा फिर क्रॉस प्रोडक्ट, और उसमें राइट हैंड रूल क्या बताया गया था वो देखो एक बार कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे देखी जाती है। आगे एक पॉइंट आपको माइंड में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट की एक और प्रॉपर्टी होती है कि जिन दो वेक्टर का प्रोडक्ट लेते हैं, हमारा जो प्रोडक्ट वैल्यू आएगी वो जिन दो वेक्टर के बीच में प्रोडक्ट लगा रहे हो उन दोनों के ही परपेंडिकुलर मिलेगा। यानी कि जो डायरेक्शन हमारे आर वेक्टर का है, जो डायरेक्शन हमारे वेलोसिटी वेक्टर का है, इन दोनों से 90 डिग्री के एंगल पर वेक्टर एल की डायरेक्शन होगी। ये भी प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में ही आता है। मतलब एंगल बिटवीन द एंगुलर मोमेंटम एंड द पोजीशन वेक्टर ये 90 डिग्री बनेगा। एंगल बिटवीन द एंगुलर मोमेंटम एंड द वेलोसिटी या फिर लीनियर मोमेंटम कह सकते हो, तो ये एंगल भी आपका 90 डिग्री ही रहेगा। इनफैक्ट जिस प्लेन पर आपके आर और वी होंगे उस पूरी प्लेन के ही परपेंडिकुलर मिलेगा एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू। प्लेन ऑफ आर एंड वेलोसिटी या फिर लीनियर मोमेंटम कह दीजिए, इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलरली एल की वैल्यू मिलेगी। ये सब अगेन क्रॉस प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज के हिसाब से है। मैग्नीट्यूड की हम लोग बात कर रहे थे, तो मैग्नीट्यूड हम लोग लिखेंगे एल इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा। अगेन यूज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पर भी है। मास ऑफ पार्टिकल वी आर और साइन ऑफ थीटा, जिसमें थीटा को हम डिफाइन कर रहे हैं एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर एंड द वेलोसिटी वेक्टर। मतलब जो डायरेक्शन हमारे आर वेक्टर की है और जो डायरेक्शन हमारी वेलोसिटी वेक्टर की होगी, उन दोनों के बीच का एंगल आप थीटा को डिफाइन करोगे। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा। या इसका एक सिंपलेस्ट फॉर्म ये भी कहता है कि जो आपकी वेलोसिटी वेक्टर है, आप उस वेलोसिटी वेक्टर को पहले एक्सटेंड कर दें, मतलब लाइन ऑफ वेलोसिटी जिसको कह सकते हो, कि लाइन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर को एक्सटेंड कर दें, और जो आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस है उस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से लाइन ऑफ वेलोसिटी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम आर आर परपेंडिकुलर से डिनोट कर रहे हैं। मतलब वेलोसिटी वेक्टर की लाइन को एक्सटेंड करें और जिस रेफरेंस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम को आप डिफाइन करना चाहते हो, उस रेफरेंस पॉइंट से वेलोसिटी वेक्टर की एक्सटेंडेड लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर को हम लोगों ने आर परपेंडिकुलर कह दिया है। और आप यहां से देख सकते हो कि अगर ये आर और वेलोसिटी के बीच में थीटा एंगल बनेगा, तो अपोजिट एंगल यहाँ पर भी थीटा होगा। और एक्चुअली आर साइन थीटा की जो वैल्यू है वही चीज परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर लिखा जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो आर साइन थीटा का टर्म आप देख रहे हो, इसको हटा करके हम आर परपेंडिकुलर से रिप्लेस कर रहे हैं। ये सिंपल फॉर्म होता है एंगुलर मोमेंटम को न्यूमेरिकल्स में हैंडल करने के लिए, दैट इट इज प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ पार्टिकल, स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एंड द डिस्टेंस विच इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ वेलोसिटी। लाइन ऑफ वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी वेक्टर को एक्सटेंड करो फ्रॉम जिस पॉइंट के अबाउट आप अपना एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करना चाहते हो। तो ये तीन बातें हुई हैं, जरा एक बार फिर से फटाफट रिपीट करें। पहली चीज हमारी डेफिनेशन है यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू। सेकंड, यहाँ पर बात की गई है इसके डायरेक्शन की, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शंस क्या होंगी।
अगेन क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू। और तीसरी चीज बात करी जा रही है इसके मैग्नीट्यूड की, कि मैग्नीट्यूड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका। सो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड डेफिनेशन, 3 पार्ट्स जो अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया फ्रॉम द वेरी बेसिक। एज एग्जाम्पल, इस बात को समझने के लिए ये एग्जाम्पल है, यहाँ पर देखो आप। यहाँ पर मास m लिया गया है, इसकी एक वेलोसिटी दिखाई गई है जो कि पैरेलल टू द वाई एक्सिस है। दिस वेलोसिटी जो डायग्राम के अंदर है ये पैरेलल टू आपका वाई एक्सिस है। डिस्टेंसेस दे रखी गई हैं, पार्टिकल का वाई एक्सिस से डिस्टेंस b है, x एक्सिस से डिस्टेंस a है, और इसमें हमने 3 पॉइंट्स चूज किए हैं जिनके अबाउट अपने एंगुलर मोमेंटम को हम डिफाइन करना चाहते हैं। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल रिलेटिव टू। एक बार आपको पॉइंट O के रिलेटिव निकालना है, एक बार पॉइंट B के रिलेटिव निकालना है, और एक बार पॉइंट A के रिलेटिव निकालना है। तो पहला पार्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि पॉइंट O के रिलेटिव कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलोगे। जिस पॉइंट के रिलेटिव आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है, पहला काम आप ये करेंगे, उस पॉइंट से पार्टिकल को कनेक्ट करेंगे, यानी कि O से इस पार्टिकल को मिला देंगे, तो ये हमारे लिए कहलाएगा वेक्टर R। और नॉलेज ऑफ वेक्टर के हिसाब से इस वेक्टर R को आप रिप्लेस कर सकते हो, मतलब कंपोनेंट फॉर्म में, I और J के फॉर्म में। आप में से कोई बताएगा इसको हम आई कैप और जे कैप के फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंसेस जो दी गई हैं डायग्राम में उसके हिसाब बी से। आई प्लस ए जे। हाँ, बी बी जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है, सो इट इज बी आई कैप, और प्लस जे कैप, यानी ए डिस्टेंस उसका वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो ए जे कैप, ये हो गया वेक्टर आर। इसके बाद आप अपना फॉर्मूला लगाओ, दैट एल वेक्टर इज क्रॉस प्रोडक्ट, आर हम लोगों ने कैलकुलेट किया है बी आई कैप प्लस ए जे कैप, क्रॉस मास ऑफ अ पार्टिकल और उसकी वेलोसिटी v, उसको भी हम वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर वेलोसिटी पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो यहाँ पर आप यूज करोगे v ऑफ j कैप। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा एम वी इंटू बी, और k कैप इसकी डायरेक्शन आ जाएगी। बाकी आप समझ सकते हो कि हमने a वाला टर्म क्यों नहीं लिखा इसके अंदर। किसी को आइडिया है क्यों नहीं लिखा हमने? जे क्रॉस जे जीरो हो जाएगा। हाँ, j क्रॉस j जीरो हो जाएगा, राइट। नाउ सेकंड नंबर का पॉइंट, अगर आप रिलेटिव टू b निकालना चाहते हो, ये जस्ट इलस्ट्रेशन है ताकि आपको डेफिनेशन पहले क्लियर हो जाए। तो अगर हम इसके रिलेटिव निकालना चाहते हैं, मतलब बी पॉइंट के रिलेटिव, तो हम बी से इस पार्टिकल को कनेक्ट करेंगे। पॉइंट बी से इस पार्टिकल को आप ज्वाइन करो जिसका एंगुलर मोमेंटम निकालना चाह रहे हो, और ये कहलाएगा पोजीशन रिलेटिव टू द पॉइंट बी। और इसकी वैल्यू क्या बनेगी? तो पोजीशन रिलेटिव टू द पॉइंट बी की अगर हम बात करें तो इस वेक्टर की जो लेंथ है वो ए है, और ये वेक्टर वाई एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि यहाँ पर जे कैप बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप एंगुलर मोमेंटम निकालते हो तो फिर से सेम फॉर्मूला है, आर वेक्टर ए जे कैप क्रॉस इसका मास और वेलोसिटी इनटू जे कैप। दैट मीन्स कि ये आंसर आपके लिए 0 आ जाएगा, बिकॉज जे क्रॉस जे नल वेक्टर आ जाएगा ये। थर्ड चीज, रिलेटिव टू द पॉइंट ए अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो अब हम पॉइंट ए से इस पार्टिकल को मिलाएंगे। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, पॉइंट ए जेड एक्सिस के ऊपर है, वहां से जब आप इस पार्टिकल को मिलाओगे तो इस वेक्टर को आप कैसे लिखोगे, देखो जी। तो अब इसको हम लिखना चाहें अगर आर रिलेटिव टू द पॉइंट ए, ट्रायंगल लॉ से लिख लेंगे सर। राइट। तो ट्रायंगल लॉ से अगर आप आर ऑफ ए को लिखना चाहते हो तो पहले आप ए से लेकर के और ओ तक का वेक्टर लिखोगे, ये वेक्टर जो ए से ओ की तरफ आएगा, और फिर वो वेक्टर जो ओ से पार्टिकल की तरफ जा रहा है ट्रायंगल लॉ यूज करके। तो जो ए से ओ की तरफ वेक्टर आ रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट ओ, उस वेक्टर की लेंथ स्मॉल सी है, और वो नहीं, जेड एक्सिस के अपोजिट जा रहा है, उसका डायरेक्शन ए से ओ की तरफ है, फ्रॉम ए टुवर्ड्स ओ, मतलब वो जेड एक्सिस के नेगेटिव साइड की तरफ है, माइनस सी के कैप। ये बहुत ध्यान देना है। देखो, एक तो वेक्टर, ऊपर से क्रॉस प्रोडक्ट, ऊपर से एंगुलर मोमेंटम, आप समझ सकते हो कितनी कॉम्प्लिकेशन है। प्लस ये ग्रीन वाला वेक्टर, और ग्रीन वाला वेक्टर हम ऑलरेडी लिख चुके हैं इसको, बी आई कैप प्लस ए जे। हाँ, ट्रायंगल लॉ यूज कर रहे हैं, मतलब आर ऑफ ए निकालने के लिए हमने वेक्टर्स का ट्रायंगल लॉ यूज किया है यहाँ पर, एंड क्रॉस मास इनटू वेलोसिटी जे कैप। अब इसकी वैल्यू को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये जो आंसर बनेगा, सॉरी ये पूरा वो हो गया, ये भी सिर्फ आर लिखा था हम लोगों ने, और एंगुलर मोमेंटम जब निकालेंगे पॉइंट ए के रिलेटिवली तो हमारा
क्रॉस m इंटू वी जे कैप। क्या आंसर बनेगा इसका, चेक करो जरा इसमें। एम वी और ब्रैकेट में अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरे ख्याल से ये टर्म आएगा सी आई कैप का, और एक टर्म आएगा यहाँ पर बी के कैप का। सर बस जीरो उसके बाद। हाँ, ये आंसर आएगा। ये दो आंसर्स आ गए। अब देखिए हमने क्यों कराया आपको इस क्वेश्चन को। मैं जबरदस्ती टाइम थोड़ी खराब करना चाह रहा था कि मैं इस एंगुलर मोमेंटम को 3 पॉइंट्स के अबाउट कैलकुलेट कराऊं, बट मेरा पर्पस आपको समझाने का ये है कि किसी भी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम आप तब तक नहीं बता सकते जब तक आप ये ना मुझे मेंशन करो कि आपने इसको किसके अबाउट, किसके रिलेटिवली कैलकुलेट किया है। एक ही पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम 3 अलग अलग पॉइंट्स के अबाउट अलग अलग आ रहा है, और अलग अलग डायरेक्शंस में भी आ रहा है और मैग्नीट्यूड में भी आ रहा है। एक के अबाउट उसकी डायरेक्शन जेड एक्सिस आ रही है, एक पॉइंट के अबाउट उसकी डायरेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में चली जाएगी, जेड एक्स प्लेन में चली जाएगी, और एक ऐसा भी पॉइंट है जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम 0 है। मतलब मेरा ये है कि एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम में बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो लीनियर मोमेंटम है वो एक पार्टिकल के मोशन की क्वांटिटी को बताता है। न्यूटन लॉ में यूज किया गया था, क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल इज डिफाइंड बाय द लीनियर मोमेंटम। वेयर एज एंगुलर मोमेंटम की अगर आप बात करोगे तो एज सच हमको कोई इसके मोशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। रीजन भी अलग अलग पॉइंट्स के रिलेटिवली अलग अलग इसकी वैल्यू बन रही है। मतलब ये उस पार्टिकल की कोई प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, या फिर ये रेफरेंस फ्रेम की प्रॉपर्टी हो गई है। अगर आपसे दोनों चीजें पूछी जाए कि लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम में से कौन सी चीज ऐसी है जो पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, और कौन सी ऐसी चीज है इसमें से जो पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के साथ साथ इस पर भी डिपेंड कर रहा है कि आप उसको डिफाइन किसके रिलेटिव करना चाहते हो। तो लीनियर मोमेंटम अगर आप देखो तो तीनों एक्सप्रेशंस में सेम यूज किया गया है। यहाँ पर भी आपने उतना ही लीनियर मोमेंटम लिखा है, सेकंड में भी आपने सेम लीनियर मोमेंटम लिखा है, थर्ड में भी हमने सेम लीनियर मोमेंटम लिखा हुआ है। बट एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू सबके लिए अलग अलग आ रही है। मतलब डिफरेंट पॉइंट के अबाउट सेम पार्टिकल का डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंड इवन ये भी पॉसिबल है कि एंगुलर मोमेंटम 0 आ जाए जबकि लीनियर मोमेंटम 0 ना हो। एक्सक्यूज मी सर, तो ये माइनस सी के प्लस से होगा, मतलब सॉल्व करने के बाद माइनस सी इससे हो रहा है बच्चे, यहाँ से इस वेक्टर से, जो ए से ओ की तरफ हमने वेक्टर ड्रॉ किया इसकी वजह से, क्योंकि ये वेक्टर जेड एक्सिस के अपोजिट है। पॉजिटिव जेड एक्सिस ऊपर है और ये वेक्टर डाउनवर्ड। ओके सर, वो फिर बाद में प्लस ले लिया ना। और हाँ, बाद में। ओके सो दैट मीन्स कि फर्स्ट आउटकम आपके लिए ये आ रहा है, देखो कि एंगुलर मोमेंटम किसी भी पार्टिकल का उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं कह सकते आप। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है जो वो एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशंस पे डिपेंड ना करे। मतलब मेरे लिए, आपके लिए और किसी थर्ड पर्सन के लिए पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है मैंने कोई और रेफरेंस पॉइंट चूज किया हो, आपने कोई और रेफरेंस पॉइंट चूज किया हो। तो जो प्रॉपर्टी लीनियर भी तो सर, लीनियर मोमेंटम भी तो फ्रेम पे डिपेंड करता है। नहीं, अगर हमारा स्टेशनरी फ्रेम है तो स्टेशनरी फ्रेम इस पूरी दुनिया में कहीं भी हो, वो तो रिलेटिविटी हो गई। वो जो चीज बात हुई वो रिलेटिविटी हुई कि फ्रेम के मोशन से क्या फर्क पड़ेगा। अभी हम बात कर रहे हैं कि फ्रेम की लोकेशन से क्या फर्क पड़ रहा है। मतलब अगर कोई ट्रेन है जिसका कुछ मास है, उसकी कोई वेलोसिटी है, अब उसको इस पूरे वर्ल्ड में आप किसी भी लोकेशन से चेक कर लो, कंडीशन है कि जो ऑब्जर्वर है वो स्टेशनरी है। तो वो स्टेशनरी ऑब्जर्वर इंडिया में हो, चाहे यूएस में हो, चाहे चाइना में हो, सबके लिए उस मूविंग ट्रेन का लीनियर मोमेंटम तो सेम होगा। लेकिन अलग अलग लोकेशन से जब हम एक पार्टिकल को वॉच करेंगे तो हम सबके लिए उसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू अलग अलग आ जाएगी, बिकॉज हम लोग पोजीशन वेक्टर तो अपने रिलेटिव देखेंगे। और फ्रेम में वेलोसिटी आने के बाद जो चीजें बदल रही हैं वो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी के सेंस में नहीं बात करते। वो हम कहते हैं कि क्या ये रिलेटिविटी को फॉलो करता है या नहीं फॉलो करता है। वो एक दूसरी बात हो गई। क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। है ना? तो ये एंगुलर मोमेंटम नॉट है, मतलब ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि एक पार्टिकल में इतना एंगुलर मोमेंटम है, कोई मतलब नहीं है इसका, अनटिल आप ये ना बता दें कि उस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम आपने किसके किसके रेफरेंस में कैलकुलेट किया हुआ है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि एक पार्टिकल में इतना लीनियर मोमेंटम है,
और उसके अलावा दूसरा पॉइंट जो इतने इस पिछले एग्जांपल से समझ में आ रहा है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम डिपेंड करता है चॉइस ऑफ रेफरेंस पॉइंट के ऊपर। यही मेरा इस पर्पस था एग्जांपल का कि 3 अलग-अलग पॉइंट से अलग-अलग आंसर्स आएंगे, अलग-अलग डायरेक्शंस आएंगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्विज पे। आंसर आप ही दोगे इसका, आप लोग ट्राई करो। अगर ये बात समझ में आई है कि पार्टिकल का स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन है, आंसर बताएं। सर इसमें लिखा हुआ है पार्टिकल ऑफ मास कमिंग मूविंग अलोंग अ लाइन। हाँ, गिवन बाय y इक्वल टू a। ओके सर। तो ये तो आप थोड़ा सा मैथमेटिकल लगाओ ना कि y इक्वल टू a लाइन कौन सी होगी। तो वो तो पता है। सर डी। हाँ जी बच्चों, y इक्वल टू a लाइन कौन सी होगी, मतलब किसके पैरेलल होती है ये y इक्वल टू। ओके, इसका मतलब a डिस्टेंस पर आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए जो x एक्सिस के पैरेलल हो। इसको आप कह सकते हो कि ये लाइन हमारी y इक्वल टू a है। और इस लाइन के ऊपर हमने कहा है कि कोई पार्टिकल है m मास का और वो वेलोसिटी v से चल रहा है, जिसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको। बहुत ध्यान से इलस्ट्रेशंस करना, क्योंकि आगे जो क्विजेस आएंगी वो क्विजेस बेसिक कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करती चली जाएंगी, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जान बच्चा, हाँ ठीक है, एक मिनट बच्चा, यहाँ पर हम इस कैरेक्टरिस्टिक का यूज करेंगे। अनिरुद्ध जी ठीक है, यहाँ पर आप इस कैरेक्टरिस्टिक का लगाओगे कि मास इंटू वेलोसिटी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब था वेलोसिटी की लाइन को एक्सटेंड करेंगे और जिस पॉइंट से हमको निकालना है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। तो अब जरा ध्यान से सुन लो, जो इसकी वेलोसिटी है उस वेलोसिटी की लाइन को अगर आप एक्सटेंड करते हो, यानी कि y इक्वल टू a लाइन को आप एक्सटेंड कर दो, और ओरिजिन से अगर मैं पूछूं कि ओरिजिन से उस लाइन का कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, तो क्या वो चेंज होगा कभी, आप बताओ। नो सर। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी एक और कंसेप्ट जोड़ूंगा इसमें। मतलब जब ये पार्टिकल आगे बढ़ जाएगा, थोड़ा सा और आगे आ गया मान लो, बट अभी भी वो y इक्वल टू a लाइन पर है और वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो क्या वेलोसिटी की लाइन, मतलब जो लाइन ऑफ वेलोसिटी है उसका, और पॉइंट O से जो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख रहे हो जिसकी वैल्यू a के बराबर है, क्या कुछ बदल रहा है इसमें? नो सर। नहीं बदल रहा। इसका मतलब अगर आप एंगुलर मोमेंटम की जो सिंपल वर्ड वाली डेफिनेशन थी कि मास इंटू वेलोसिटी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मास भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, आर परपेंडिकुलर भी कांस्टेंट है। कुल मिलाकर के आप कह सकते हो कि इसका पूरा एंगुलर मोमेंटम जो है वो यहाँ पर कांस्टेंट है। और लीनियर मोमेंटम के बारे में क्या कहेंगे? पार्टिकल की कांस्टेंट वेलोसिटी कही जा रही है यहाँ पर, कंजर्व्ड रहेगा। कंजर्व्ड है। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ A पार्टिकल और इज D। कंजर्व्ड। ए भी सही है और डी ऑप्शन भी सही है। ठीक है, यहाँ तक सही है, बोले? यस सर। अब सुनना, एक और पॉइंट इससे रिलेटेड कर रहा हूँ। हम लोग इस पार्टिकल को सॉरी हम इस पार्टिकल को ये मानते हैं कि किसी टाइम t1 पर ये इस लोकेशन पर है और बाद में कोई टाइम t2 आ गया जब उसने अपनी लोकेशन चेंज कर दी, टाइम t1 से टाइम t2। और फिर हम इसको कई सारी लोकेशंस पे दिखाएंगे यार। मास m को हम एक और लोकेशन पे दिखा रहे आफ्टर अ टाइम ऑफ डेल्टा t1, मतलब अब इसका टाइम लिखेंगे t1 प्लस डेल्टा t1। बहुत ध्यान से सुनना इस टॉपिक को। t1 टाइम से लेकर के और t1 प्लस डेल्टा t1 टाइम के बीच में इस पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा तो? वी डेल्टा टी1। V डेल्टा T। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम ओरिजिन से इस पार्टिकल को कनेक्ट करने जा रहे हैं। ओरिजिन से इस पार्टिकल को टाइम t1 पर कनेक्ट करेंगे और ओरिजिन से इस पार्टिकल को हम t1 प्लस डेल्टा t1 पर भी कनेक्ट करेंगे। और आपसे ये पूछेंगे कि ये जो ट्रायंगल बना है इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा। जो ये ट्रायंगल बना है, ये ट्रायंगल कितने एरिया का ट्रायंगल बनेगा? इसको हम डेल्टा A1 लिख देते हैं। हाफ AVDT। हाँ देखो, बाकी लोग भी लगाओ प्रॉपर्टी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाला जाता है देख लीजिए। हाफ ट्रायंगल का बेस लेंथ हो जाएगा v डेल्टा t1 और हाइट ऑफ ट्रायंगल विल बी a। ठीक है जी। चलिए अब हम इस पार्टिकल को, एक सेकंड थोड़ा सा ना हम यहाँ पर अपनी लाइंस को एक्सटेंड कर दें जरा, फिर आपको बताते हैं क्या करना है इसमें।
अब हम इस पार्टिकल को फिर से दो लोकेशंस पर ले रहे हैं, जिसमें से एक लोकेशन हमारी टाइम t2 वाली है और दूसरी लोकेशन हमारी टाइम t2 प्लस डेल्टा t2 वाली है। और अब हम फिर इस पार्टिकल को ओरिजिन से कनेक्ट कर रहे हैं। तो टाइम t2 पर हमने इस पार्टिकल को कनेक्ट किया और टाइम t2 प्लस डेल्टा t2 पर हमने इस पार्टिकल को कनेक्ट किया, और फिर आपसे पूछे कि अब जो एरिया बनेगा वो कितना बनेगा, जिसको हम डेल्टा 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 a2 लिखे अगर, हाफ ए वी डेल्टा 2, हाफ v डेल्टा t2 मल्टीप्लाइड बाय a। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि इफ डेल्टा t1 इक्वल टू डेल्टा t2, मतलब टाइम इंटरवल्स बराबर है, मूवमेंट अलग है लेकिन टाइम इंटरवल सेम है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि डेल्टा a1 की वैल्यू और डेल्टा a2 की वैल्यूज बराबर आएंगी? यस सर। यस सर। अच्छा जी, ओके जी। तो इसका मतलब क्या ये भी कह सकते हैं क्या कि अगर कोई पार्टिकल एक कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम पर चल रहा हो, सर ये केपलर के लॉ जैसा नहीं है? वही है कि अगर एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो उसका पोजीशन वेक्टर इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल एरिया ट्रेवल करेगा। इफ अ पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम, जो इस एग्जांपल में है, तो आप अलग अलग मूवमेंट्स कंसिडर करो। एक मूवमेंट था मेरा t1, अगला मूवमेंट हमने कंसिडर किया t2। मूवमेंट t1 से t1 प्लस डेल्टा t1 का इंटरवल लिया, और फिर हमने एक अलग मूवमेंट t2 लिया और उसके बाद एक डेल्टा t2 का इंटरवल लिया। यानी कि दो अलग अलग समय पर हमने इक्वल इंटरवल्स के लिए पार्टिकल को वॉच किया डिफरेंट टाइम पर। मतलब एक आज वॉच कर लिया, एक कल वॉच कर लिया, मान ले दो अलग अलग टाइम पर हमने पार्टिकल के मोशन को इक्वल टाइम के लिए वॉच किया। और क्या ऑब्जर्व हुआ कि उस पार्टिकल को ओरिजिन से कनेक्ट करने वाली लाइन दोनों ही इंटरवल्स में सेम एरिया कवर कर रही है। और यही फंडामेंटल बनता है ग्रेविटेशन में केपलर लॉ की, केपलर का जो एक सेकंड लॉ दिया गया है, जिन लोगों ने अगर पढ़ा होगा उसमें यही कहा गया है कि जब ये प्लेनेट मूव करता है तो रेडियस वेक्टर स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन द इक्वल टाइम इंटरवल। दैट मीन्स कि जो केपलर का लॉ है वो कोई इंडिपेंडेंट लॉ है, या आप कह सकते हो कि ये कंसिक्वेंस है कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम का। कॉन्सिक्वेंस है। राइट। और एक और इंटरेस्टिंग बात दिखाता हूं आपको। देखो यहां पर एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है mv, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पर a है, और ये जो एरियाज कैलकुलेट किए जा रहे हैं, अगर आप इनकी बात करो, अगर मैं एरिया अपॉन टाइम कैलकुलेट करूं, डेल्टा a अपॉन डेल्टा t, चाहे आप डेल्टा a1 अपॉन डेल्टा t1 कैलकुलेट कर लो, या फिर आप डेल्टा a2 अपॉन डेल्टा t2 कैलकुलेट कर लो, दोनों बराबर है, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक कंडीशन लगा रखी है कि डेल्टा t1 इक्वल टू डेल्टा t2। तो ये जो टर्म आएंगे अगर आप देखोगे तो ये वैल्यूज बनेगी 1/2 इंटू v इंटू a। दैट मीन्स change of area upon time, that means change of area per unit time is half, और v into a को आप रिप्लेस करके कह सकते हो एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय m। या अदरवाइज आप ये भी कह सकते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया डेल्टा a अपॉन डेल्टा t इज द रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड ट्वाइस ऑफ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, L/2m का एक्सप्रेशन बन रहा। और इसी को हम ग्रेविटेशन में यूज करेंगे एज एरियल वेलोसिटी के फॉर्म में, और यही केपलर के सेकंड लॉ में भी यूज करेंगे। सर ये जहाँ पे आपने डेल्टा वन में डेल्टा t1 को 1/2 va के बराबर किया, ये समझ में नहीं आया। ये यहाँ से बच्चा एरिया जो कैलकुलेट किया यहाँ से लिखा है, ये डेल्टा t1 को नीचे ले गए उधर, डेल्टा t1 यहाँ नीचे ले गए, है ना? सर हाँ जी। सर डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू एल अपॉन 2m के बाद आपने एक लाइन बोली थी, इसको हमने कहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर एरियल वेलोसिटी इसको कहा जाता है। मतलब कि यूनिट टाइम में रेडियस कितना एरिया कवर कर रही है, पोजीशन वेक्टर कितने एरिया से चेंज हो रही है, उसको आप बोलते हो एरियल वेलोसिटी, हमने नाम लिया था इसका। और हमने कहा था कि इसका जो रिलेशन है वो है एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ मास ऑफ पार्टिकल, L/2m इसका फॉर्मूला बन गया एक तरीके से।
इस चैप्टर में यूज नहीं है, इसका यूज है ग्रेविटेशन चैप्टर में, यहाँ कोई यूज नहीं है इसका, बट क्योंकि डेरिवेशन यही से लिंक थी इसलिए मैंने कराई है। ओके सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यार। ये अगला एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन के थ्रू। आप क्वेश्चन तब तक रीड करें, तब तक मैं इसमें डायग्राम बना रहा हूँ। आप तब तक क्वेश्चन को रीड कर ले, क्या करना है, इसके बाद मैं डायग्राम्स के थ्रू बताता हूँ इसमें। तो ओरिजिन से पार्टिकल को थ्रो किया गया है विथ यू स्पीड एंड हॉरिजॉन्टल से कोई थीटा एंगल है, उसका प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है। अब इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है, ठीक है। What will be the angular momentum of the particle relative to the point of a projection, जहां से फेंक रहे हो उसके रिलेटिवली। कब? पहला, at the moment of projection। तो हमें हाँ पॉइंट O के रिलेटिव निकालना है, मतलब O वाला पॉइंट आपका रेफरेंस है। तो जब आपने इसको प्रोजेक्ट किया हुआ है तब तो पार्टिकल पॉइंट O पे ही है। तो जब वो पार्टिकल पॉइंट O पे ही है तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ होगी ही नहीं यहाँ पर। दैट मीन्स फर्स्ट केस का आंसर होगा 0 हो गया, राइट। बी पार्ट का आंसर, जब ये पार्टिकल अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो प्रोजेक्टाइल प्रॉपर्टी यूज करो, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होती है प्रोजेक्टाइल के लिए? u cos थीटा। ओके, अब इस वेलोसिटी को अगर आप एक्सटेंड करो तो ये बताओ ओरिजिन से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। मतलब ये जो मैक्सिमम हाइट है यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं हो गया? आर परपेंडिकुलर इज द मैक्सिमम हाइट। तो बी पार्ट के आंसर के लिए जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू मास velocity at the highest point is u cos theta, and the line of a velocity at the highest point is at a perpendicular distance equal to the maximum height of projectile, which is u square sin square theta divided by 2g। डायरेक्शन क्या होगा इसका? तो हाईएस्ट पॉइंट पर आपको इसकी पोजीशन वेक्टर देखनी पड़ेगी प्लेन के अंदर। हाँ, तो हाँ, अगर आप पॉइंट O से और हाईएस्ट पॉइंट को मिलाएंगे तो वेक्टर R कुछ इस तरीके से आएगा, पॉइंट O से हाईएस्ट पॉइंट को O, और जब पार्टिकल अपने टॉप पॉइंट पर होगा तो उस समय R वेक्टर की ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन ऑफ R वेक्टर, और वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल साइड पर है। अब R क्रॉस V आप चेक कर लो, R को V की तरफ टर्न करो, क्लॉकवाइज टर्न, इनवर्ड आएगा, यानी ये डायरेक्शन इनवर्ड। तो इनवर्ड का मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन सी होगी? ये माइनस z एक्सिस, नेगेटिव z। हाँ हाँ, तो L वेक्टर लिख करके और साथ में आप माइनस k कैप लगा दीजिए उसकी डायरेक्शन को बताने के लिए। अब तीसरे पॉइंट पर आओ, थर्ड पॉइंट, किसी जनरल मोमेंट ऑफ टाइम की बात कर ली उन्होंने। ये तो स्टार्टिंग में निकाला, हाईएस्ट पॉइंट पर निकाला, अब किसी भी जनरल टाइम पर। तो उसके लिए हम कोई जनरल मोमेंट यहां पर कंसीडर कर लेते हैं, किसी भी जगह कंसीडर कर लो कोई जनरल टाइम t। रिजल्ट्स मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि आप रिजल्ट्स प्रोजेक्टाइल मोशन से रिवाइज करिए। किसी भी जनरल टाइम t पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा रहेगी, और किसी भी जनरल टाइम t पर इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी की वैल्यू होगी, वर्टिकल वेलोसिटी एट एनी जनरल मोमेंट ऑफ टाइम u sin थीटा माइनस g into t। इसके अलावा किसी भी जनरल इंस्टेंट पर, किसी भी जनरल मूवमेंट पर पार्टिकल का जो ग्राउंड से डिस्टेंस होता है, यानी कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जिसको कहते हो y, इसको लिखते हो आप इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम t माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। और इसकी एक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी हो चुकी है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल को अगर आप x के थ्रू डिनोट करते हो तो ये बन जाएगा u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय t। यानी इसके दो डायरेक्शंस में डिस्प्लेसमेंट है, दो डायरेक्शंस में इसकी वेलोसिटीज है। अब अगर आप एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हो पॉइंट O के रिलेटिव तो एक एक करके निकालेंगे। पहले इसमें जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसकी बात कर लेते हैं। तो मास, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा है उस लाइन को अगर आप एक्सटेंड करें तो वो u cos थीटा वाली लाइन ओरिजिन से इस समय कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है? y। तो इसका मतलब वहां y मल्टीप्लाई करेंगे, y मल्टीप्लाई करने का मतलब बेसिकली u sin थीटा इंटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर। अब इसकी वर्टिकल वेलोसिटी को यूज करेंगे, तो वर्टिकल डायरेक्शन में m, उसकी वेलोसिटी है u sin थीटा माइनस gt, और वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी की लाइन को अगर आप एक्सटेंड करो
ये जो वर्टिकल वेलोसिटी है, इस वर्टिकल वेलोसिटी की लाइन को अगर हम एक्सटेंड करें, यानी वर्टिकल लाइन को एक्सटेंड करें, तो ये वर्टिकल लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यू कॉस X. थीटा cos टी theta t वो x है, यानी कि u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय t है। अब डायरेक्शंस की भी बात करनी है। ओरिजिन से, जब हम ओरिजिन से इसको कनेक्ट करेंगे तो वेक्टर r की डायरेक्शन कुछ ऐसे एंगल पर जाएगी। ये डायरेक्शन ऑफ वेक्टर r है। जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो राइट साइड पर है, मतलब दिस इज वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, बट वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो अगर आप r को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की तरफ टर्न करते हो तो क्लॉकवाइज हो रहा है, लेकिन r को अगर वर्टिकल वेलोसिटी की तरफ टर्न करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसकी वजह से क्लॉकवाइज मतलब कि माइनस k कैप। minus k cap हाँ, तो जब इसमें वेक्टर का साइन इंट्रोड्यूस करेंगे तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से डायरेक्शन आएगी वो आएगी माइनस k कैप की, लेकिन जो वर्टिकल वेलोसिटी है उसकी वजह से, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं, k cap तो वहां पर प्लस k कैप का डायरेक्शन आएगा। मतलब दोनों कंपोनेंट्स के एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शंस अपोजिट हैं। अब इस पूरे को सिंप्लीफाई करके इसका आंसर लाएंगे। अब तुमको इनिशियल एग्जांपल्स में ही समझ में आ गया होगा कि वो पहली पिक्चर क्यों लगाई गई थी। स्टार्टिंग के एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि ये पहली पिक्चर लगाने का पर्पस क्या था, जो समुद्री लुटेरा लगाया था उसका पर्पस। खतरनाक calculation हाँ जी। अब एक बात देखो, इस क्वेश्चन में एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है या वेरिएबल है? variable आंसर सामने है, तीन बार निकाला, एक बार 0 आंसर आ गया, एक बार कुछ और आंसर आया। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम टाइम के साथ चेंज हो रहा। पिछले एग्जांपल में हम लोगों ने देखा था कि लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम दोनों कांस्टेंट थे। इस एग्जांपल में बताइए कौन सा मोमेंटम कांस्टेंट है या फिर कौन सा मोमेंटम वेरिएबल है, या हो सकता है दोनों वेरिएबल हो। दोनों variable दोनों ही वेरिएबल है। एंगुलर मोमेंटम ही चेंज, और लीनियर मोमेंटम तो इसलिए चेंज हो रहा है कि पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। दैट मींस इसके ऊपर फटाफट ये क्विज देखो, और ये क्विज भी किसी पर्पस के लिए है, मैं बता रहा हूं, अभी इसका पर्पस आगे आएगा। प्रोजेक्टाइल अलोंग अ पैराबोलिक पाथ, ऑप्शन चूज करें फटाफट। bc A or C. AC. लीनियर BC. मोमेंटम इज चेंजिंग, एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो चेंजिंग। एक सिचुएशन आपको दिखाई है जहां पर लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम दोनों कांस्टेंट है। ये दूसरी सिचुएशन दिखा रहा हूं जहां पर लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम दोनों चेंज हो रहे हैं। और एग्जांपल देखिए, सर्कुलर मोशन, काइनेमेटिक्स के ये तीन ही मोशंस थे, स्ट्रेट लाइन मोशन, वन डायमेंशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, टू डायमेंशन, और अब तीसरा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हमने। सर्कुलर मोशन के अंदर एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने के तीन पार्ट्स हैं, जिसमें पहला पार्ट है जब आप रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ सर्कल कैलकुलेट कर रहे हो। तो जो डेफिनेशन है सुनो, अब डेफिनेशन क्या कहती है कि एंगुलर मोमेंटम इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड द मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ पर एक चीज क्लियर है कि आर और वेलोसिटी के बीच हमेशा 90 का ही एंगल बनेगा, बिकॉज आर का मतलब यहाँ रेडियस हो गई और वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के लॉन्ग रहेगी। तो यानी इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो इस हिसाब से मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड यहाँ पर आप डायरेक्टली ये कह सकते हो कि इट इज मास इनटू वेलोसिटी इनटू आर। एक्चुअली जो साइन थीटा आता है प्रोडक्ट में, वहां साइन 90 डिग्री आ जाएगा, तो सिंपली एमवीआर लिख सकते हो। एंगुलर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। तो क्या ये वैल्यू पोजीशन 1 पे अलग आएगी और पोजीशन 2 पे अलग आएगी या सेम ही आएगी? Same. सेम आएगी ना, मतलब चाहे आप पोजीशन 1 पे कैलकुलेट कर लो चाहे पोजीशन 2 पे कैलकुलेट कर लो, आंसर तो इतना ही आएगा, क्योंकि पोजीशन 1 पर भी आर और वेलोसिटी के बीच 90 का एंगल है एंड पोजीशन 2 पर भी आर और वेलोसिटी के बीच 90 का एंगल है। इनफैक्ट सर्किल में किसी भी पोजीशन पे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अगर कैलकुलेट करोगे तो आंसर इतना ही आएगा एमवीआर का। और किसी भी पोजीशन पे अगर मैं इसकी डायरेक्शंस की बात कर लूं तो पोजीशन 1 पर वेक्टर आर की डायरेक्शन देखी जाए और पोजीशन 1 पर वेलोसिटी की डायरेक्शन देख लो आप, और आर को वेलोसिटी की तरफ टर्न करो। पोजीशन 2 की बात कर लेते हैं तो वेक्टर आर की डायरेक्शन देखते हैं और वेक्टर वी की डायरेक्शन देखो, और फिर आर को वी की तरफ टर्न कर लो। out of the plane आउट ऑफ द प्लेन मतलब इस डायग्राम के अंदर ये प्लस के कैप प्लस के कैप है, यानी अगर आप वेक्टोरियल फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इसका आंसर एम वी आर इंटू के कैप है। नहीं तो ये कौन कब है, पोजीशन 1 पर या पोजीशन 2 पर या फिर किसी भी पोजीशन पे यही आंसर आएगा?
किसी भी पोजीशन सारी position पर। पोजीशंस पे। सारी पोजीशंस पे, मतलब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में कहीं भी चला जाए, उसकी लोकेशन बदल जाएगी, तब भी उसका आंसर इतना ही आएगा। ठीक है ये आंसर? ठीक है जी, बोलो। यस सर। यस सर। अब इस क्वेश्चन में लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल है वेरिएबल है वेरिएबल है। क्यों? सर। सर। डायरेक्शन वेलोसिटी चेंज का हो रही है मैग्नीट्यूड बदल बस रहा सेम है, है, डायरेक्शन डायरेक्शन। चेंज हो रही है। और एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी। माने कांस्टेंट है कि नहीं है? आप देखो ना पार्टिकल की नो पोजीशन। सर नहीं। अरे क्या बात कर रहे हो? एंगुलर सर मोमेंटम कांस्टेंट है। सर नहीं, कांस्टेंट है एंगुलर है, constant लीनियर है। नहीं। अभी आप लोगों ने कहा कि एट ऑल द पोजीशंस यही आंसर आएगा, पार्टिकल कहीं भी चला जाए। तो एंगुलर का है। तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया, लीनियर मोमेंटम बदल गया। यस सर। तो तीसरी सिचुएशन, एक में दोनों कांस्टेंट थे, एक में दोनों वेरिएबल आए, और एक ऐसी सिचुएशन आई है जहां लीनियर मोमेंटम बदल रहा बट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। हाँ जी, आयुषी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही है। अब हम इसको रिलेटिव टू द पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं। अभी सेंटर के रिलेटिव निकाला था, अब हमने पॉइंट ए के अबाउट निकालना है जो कि सर्कमफ्रेंस पे है इसके। तो थ्योरी के हिसाब से जिस पॉइंट के रिलेटिव निकालना है, सबसे पहले आप उस पॉइंट से पार्टिकल को कनेक्ट करिए। पॉइंट ए के रिलेटिव निकालना है तो ए से इस पार्टिकल को मिलाएंगे, ये आर वेक्टर बनेगा, जिसको आप पोजीशन वेक्टर कहते हो। क्या अभी भी आर और वी के बीच 90 का एंगल बनेगा? मतलब नो सर। नहीं। कितना बनेगा? जो थीटा फिगर, हाँ थीटा जो बना है उसके हिसाब से जरा बता पाओगे कि जो हमने ग्रीन कलर से वेक्टर बनाया है और जो रेड कलर से वेलोसिटी दिखाई है, इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना बनेगा? पाई/2 माइनस थीटा/2। हाँ ठीक है, बाकी लोग भी जरा कैलकुलेट करें, ज्योमेट्री लगाएं। अगर यहाँ पर थीटा एंगल दिखा रहे हो आप, फटाफट बताएं इसका आंसर। ज्योमेट्री है, सर्कल की प्रॉपर्टी, सेंटर पे थीटा एंगल बनेगा तो सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बन रहा होगा वो थीटा/2 बन रहा होगा। थीटा/2 हो जाएगा। तो ये भी अपोजिट एंगल भी थीटा/2 होगा, बिकॉज दोनों रेडियस है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये। हाँ जी, अभी क्या, तो ये एंगल बना आपका 90 माइनस थीटा/2 का, पहली बात। अब एंगुलर मोमेंटम का जब मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, अभी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड अगर हम कैलकुलेट करें तो इक्वल टू मास, वेलोसिटी, जो ये डिस्टेंस आएगा आर ए, और एंगल बन रहा है यहाँ साइन ऑफ। एंगल पे थोड़ा ध्यान देना होगा आपको। हम एंगल 90 माइनस थीटा/2 लेंगे या 90 प्लस थीटा/2 लेंगे, तो वेक्टर के बीच, 90 प्लस लेंगे। हाँ जी, याद करिएगा वेक्टर्स के बीच में एंगल जब निकालते हो और एक वेक्टर के तो हेड, या तो टेल टेल होना चाहिए या हेड हेड इस तो टाइप में। यहाँ तो ग्रीन वाली की हेड पर रेड वाले का टेल है ना, तो आगे यस सर, आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब आप यहाँ कौन सा एंगल लोगे? 90 90 प्लस थीटा बाई 90 प्लस थीटा/2। हालांकि फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री में साइन 90 माइनस थीटा/2 और साइन 90 प्लस थीटा/2 दोनों की वैल्यू सेम है। वो अलग बात है कि ट्रिग्नोमेट्रिकली कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। अब इसमें आर ए भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये भी आपका मैथ का कंसेप्ट है, ये साइन मैथमेटिक्स रूल से कर लेंगे। साइन रूल से निकाल सकते हो। हाँ, आर ए को आप साइन रूल से कैलकुलेट कर सकते हो, साइन रूल से भी निकाल सकते हो, या फिर आर ए को आप इससे भी निकाल सकते हो। पार्टिकल को ना आप डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पर मिला दो, तो जो डायमीटर होता है वो सर्कमफ्रेंस पे हमेशा 90 का एंगल बनाता है। ये प्रॉपर्टी भी तो है ना कि ये जो डायमीटर बनेगा ये अपने सर्कमफ्रेंस पर 90 का एंगल बनाएगा। तो हम, यस सर, यस सर। हाँ, तो इससे भी निकाल सकते हैं मेरे ख्याल से। अगर हम यहाँ पर cos थीटा/2 यूज करें तो हम इसको लिख सकते हैं आर ए अपॉन डायमीटर 2r। मेरे ख्याल से ये भी आंसर लिख सकते हो जल्दी से। यस सर। यस सर। ठीक है जी, मैथ का कंसेप्ट तो देखो अलग अलग कंसेप्ट लगाते हैं लोग, मैथमेटिकल के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये आंसर बना यार 90 प्लस थीटा/2 का, सर्कमफ्रेंस वाले पॉइंट के अबाउट निकालने पर। सेंटर के अबाउट निकाला था तो अलग आंसर था, सर्कमफ्रेंस के पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो अलग आंसर आएगा। अब क्या ये भी कांस्टेंट है? नो सर, थीटा बाई नो सर। तो इसका मतलब सर्कुलर मोशन के अंदर ही पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम सेंटर के अबाउट कांस्टेंट है, लेकिन सर्कमफ्रेंस के पॉइंट के अबाउट बदल रहा है। लर्निंग क्या हुई कि ये हो सकता है कि एंगुलर मोमेंटम किसी स्पेसिफिक पॉइंट के अबाउट तो कांस्टेंट आए, बट अदर पॉइंट्स के अबाउट क्या कर रहा हो वो सेम प्रॉब्लम में, एक ही प्रॉब्लम में एंगुलर मोमेंटम किसी स्पेसिफिक पॉइंट के अबाउट नहीं चेंज हो रहा है, बट किसी दूसरे पॉइंट के अबाउट उसकी वैल्यू चेंज हो रही है।
है पॉसिबल? यस सर। एग्जांपल यही है ना, सेंटर के रिलेटिव देखो आप, सेंटर के रिलेटिवली नहीं चेंज हुआ, चाहे आप पोजीशन 1 पे कैलकुलेट करो चाहे पोजीशन 2 पे कैलकुलेट करो। लेकिन जब उसी एंगुलर मोमेंटम को आपने सरकमफ्रेंस के पॉइंट के अबाउट निकालने की कोशिश की तो थीटा का फंक्शन आ गया, वो वेरिएबल हो रहा है। तो ये बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि एंगुलर, इसीलिए बोल रहा हूँ कि एंगुलर मोमेंटम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये बहुत खतरनाक प्रॉपर्टी है। कोई ये पूछे कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है या नहीं है, तो फिर मुझे ये भी देखना पड़ेगा किसके अबाउट पूछ रहे हो आप। हो सकता है किसी एक पॉइंट के अबाउट कांस्टेंट है, दूसरे के अबाउट नहीं है, और यही हमारे सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल का बेस होता है। हमें प्रॉब्लम दी जाती है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर, लेकिन वहां पर हमें ये सर्च करना पड़ता है कि पॉइंट कौन सा ले जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे। ऐसा तो है नहीं कि एंगुलर मोमेंटम यूनिवर्सली सारे पॉइंट्स के अबाउट कंजर्व हो रहा है। तो पॉइंट की आइडेंटिफिकेशन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये एक चैलेंज बन जाता है, और उसी चैलेंज को हैंडल करने के लिए हम लोग यहाँ पर फंडामेंटल क्वेश्चंस को लेकर चल रहे हैं आगे आपको, कि इस टाइप के जो डाउट्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ना जनरेट करो आप। तीसरा कंसेप्ट जो और खतरनाक है, जो अभी इनका एक डाउट रिकॉल करेंगे कि क्या एंगुलर मोमेंटम ओमेगा के पैरेलल होता है। इसका आंसर देखिएगा। अब हम रिलेटिव टू अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्किल निकाल रहे हैं, मतलब पॉइंट ए हमारा रेफरेंस हो गया जो सर्किल की एक्सिस पर है, इसके रिलेटिवली एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। और इसमें दो पोजीशंस ऑलरेडी बनाई गई हैं, तो इनकी पोजीशंस को हम 1 और 2 से मार्क कर रहे हैं, पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2। कैलकुलेट करके देखना जरा। एट पोजीशन नंबर 1 सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा वेक्टर एल। एल वेक्टर लिखाने का जो डेफिनेशन है वो कहता है आर क्रॉस एम इंटू वी, तो मुझे सब कोई वैल्यू चाहिए होगी वेक्टर आर की वैल्यू। अब वेक्टर आर क्या होगा, तो पॉइंट ए से हम पोजीशन 1 को मिलाएंगे, पॉइंट ए से पोजीशन 1 को कनेक्ट करेंगे और ये कह देंगे कि ये हमारे लिए वेक्टर आर है, ये डिस्टेंस जेड है यहाँ पर। इसकी वैल्यू ट्रायंगल लॉ से आएगी। जेड आई कैप फिर गड़बड़, पॉइंट ए से आप सर्किल के सेंटर की तरफ जाओ, पॉइंट ए से सर्किल के सेंटर की तरफ जाओगे तो एक वेक्टर बनेगा माइनस जेड आई। माइनस जेड के। हाँ, और फिर सेंटर से पोजीशन 1 की तरफ आओगे तो दूसरा वेक्टर मिलेगा। तो यानी ये जो पोजीशन वेक्टर है ये माइनस जेड के कैप प्लस आर आई कैप है, रेडियस। रेडियस को इन्होंने स्मॉल आर लिखा है तो हम भी स्मॉल आर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड सेम हो गया ना? पता नहीं बच्चा, देखते हैं भी हाँ, सॉल्व कर। और वेलोसिटी इस समय वाई एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि जे कैप। यानी यहाँ पर जब आप एंगुलर मोमेंटम रिलेटिव टू द पॉइंट ए कैलकुलेट कर रहे हो तो इसकी वैल्यू बनेगी एम वी जेड। एक टर्म आएगा एम वी जेड का और वो आएगा आई कैप के अलोंग, और एक टर्म आएगा यहाँ पर एम वी आर का और वो आएगा आई क्रॉस जे यानी के कैप के अलोंग। जिसका मतलब क्या हुआ कि पोजीशन 1 पर एंगुलर मोमेंटम के दो कंपोनेंट्स हो गए। यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम का एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग है और एक कंपोनेंट एंगुलर मोमेंटम का जेड एक्सिस के अलोंग है। तो इसको हम डिनोट करेंगे Lx और Lz के थ्रू। मतलब ये जो कंपोनेंट है ये एंगुलर मोमेंटम का x कंपोनेंट हो गया और ये एंगुलर मोमेंटम का z कंपोनेंट हो गया। तो दो डायरेक्शंस में एंगुलर मोमेंटम है जब वो पोजीशन 1 पे है। तो अब हम पोजीशन 2 पे जाते हैं। पोजीशन 2 पे जब जाएंगे तब एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकालने के लिए एक बार फिर से अब वहां पर आर वेक्टर, तो पोजीशन 1 के लिए आर वेक्टर के लिए देखो, पोजीशन 2 के लिए अब आप ए से पॉइंट 2 को मिलाओगे। माइनस जेड के कैप प्लस आर जे कैप। अब इसको हाँ देख लेते, ट्रायंगल लॉ से ये बनेगा माइनस जेड के कैप प्लस स्मॉल आर जे कैप क्रॉस एम वी। यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो माइनस आई के। माइनस आई। आई। हाँ नेगेटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ध्यान दीजिएगा डायरेक्शंस का। तो यहाँ माइनस ऑफ आई कैप। क्या आंसर बनेगा जब पोजीशन 2 पे निकालेंगे तो एक टर्म आएगा एम वी जेड और ये बनेगा आपका के क्रॉस आई यानी कि जे कैप। एक टर्म आएगा एम वी आर प्लस एम बी आर के कैप। बच्चा ये के कैप, यानी कि अब की बार एंगुलर मोमेंटम में एक वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट आ रहा है और एक कंपोनेंट एंगुलर मोमेंटम में जेड एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है। तो अब अगर हम यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम को दिखाएंगे तो एंगुलर मोमेंटम का एक कंपोनेंट जेड एक्सिस की तरफ और एक कंपोनेंट एंगुलर मोमेंटम का वाई एक्सिस की तरफ, एल वाई और एल जेड। क्या कहते हो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है?
नो हाँ सर। सर। कंजर्व है। अच्छा जी, कहाँ कंजर्व है? तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड में कंजर्व है, डायरेक्शन डायरेक्शन चेंज हो चेंज हो रहा रहा है। मैग्नीट्यूड है कितना? देखो, अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड आएगा m इंटू वी एंड स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर है प्लस, प्लस आर स्क्वायर। और दोनों में सेम ही आएगा, मैग्नीट्यूड सेम आएगा। यानी इस प्रॉब्लम के अंदर हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिलेटिव टू द पॉइंट ए इज कांस्टेंट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर ये एक्सेस वाले का एक मिनट प्लीज ब्रीफ में बता देंगे, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। कौन सा एक्सिस वाला? सर ये बस ये पोजीशन 1 और पोजीशन 2 का जो आपने निकाला है। अच्छा, तो आप रुको, मैं फिर से कराऊंगा। अभी इसमें तो रिपीट नहीं कर पाएंगे बिकॉज डिस्कनेक्शन कहाँ से हुआ है। मैं अभी एक और एग्जांपल है, सिमिलर एग्जांपल है, मैं रिपीट कर दूंगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं पहले इसके ऑब्जर्वेशंस ले आऊं। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, बट वेक्टर इटसेल्फ कांस्टेंट नहीं है। यस सर। ये कांस्टेंट वेक्टर नहीं है, क्योंकि पहली बार जब निकाला था तो उसमें जेड और एक्स कंपोनेंट थे, दूसरी बार निकालते हो तो वाई और जेड कंपोनेंट आ रहे हैं, तो वेक्टर तो बदल रहा है, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है इसका। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, और आगे मुझे इनके फिजिकल रीजंस भी चाहिए। ये तो मैथमेटिकल हो रहा सब कुछ, आगे इन सब का फिजिकल मीनिंग चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर। सर क्योंकि z कंपोनेंट तो सेम रह रहा है, बस x y से फ्लक्चुएट करता जा रहा है। नहीं तो ये मैथमेटिकल हो गया ना, मतलब फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिजिक्स में जैसे लीनियर मोमेंटम चेंज होने के लिए फोर्स चाहिए होती है, आगे हम पढ़ेंगे कि एंगुलर मोमेंटम चेंज होने के लिए टॉर्क चाहिए होती है। मतलब हम इस सारे कंसेप्ट को टॉर्क से रिलेट करेंगे अभी। अभी तो हम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर इन सारी ऑब्जर्वेशंस के पीछे का रीजन फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ टॉर्क। बट एक मिनट, इसको क्लियर करने तो पहले ये दो ऑब्जर्वेशंस आई, इसके अलावा इसमें सर्किल का एक्सिस कौन सा है? जो सर्किल हमने बनाई है वो एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ की गई है। प्लेन ऑफ सर्कल। नहीं, कौन सी है? जेड एक्सिस है कि Z एक्स axis। एक्सिस है कि वाई एक्सिस है यहाँ पर? तो जेड एक्सिस सर्किल की एक्सिस है। आप सुनिएगा, अगर ये पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मोशन करे तो आप सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर से बताइएगा जरा, ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी? ओमेगा की डायरेक्शन रोटेशनल मैकेनिक्स में भी बताई गई है, सर्कुलर मैकेनिक्स में भी बताई गई है कि अगर कोई बॉडी सर्किल पर रिवॉल्व कर रहा होता है तो जो वेक्टर ओमेगा है वो हमेशा सर्किल की एक्सिस के अलॉन्ग ही मिलना चाहिए। प्लस के क्या? हाँ जी, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। अरे अरे सर वो जो मैं ओमेगा बोल रहा था वो रिलेटिव टू जिस जिस पॉइंट के अबाउट हम वो निकाल रहे हैं। अच्छा सर क्या बोलते हैं उसको? हाँ यस सर। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, ठीक यस है, सर यस। ओके। यहाँ पर सर्कुलर मोशन का ओमेगा हमारा जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, तो क्या एल जेड एक्सिस के पैरेलल है? क्या एल में जेड एक्सिस के अलावा और कोई डायरेक्शन नहीं आ रही है? आ रही है, आई आ जे रही है। दोनों। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम is not parallel to omega in all cases। इसके अलावा एक और पॉइंट इसी एग्जांपल के थ्रू बता दें आपको। इस क्वेश्चन में क्या एंगुलर मोमेंटम का z वाला कंपोनेंट कांस्टेंट नहीं है? यस सर। यस पहले भी वो mvr k कैप आया और बाद में भी mvr k कैप आया, यानी एंगुलर मोमेंटम का z कंपोनेंट कांस्टेंट है। पहले टू ओमेगा। टोटल एंगुलर मोमेंटम वेरी कर रहा है, टोटल एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम का एक स्पेसिफिक कंपोनेंट कांस्टेंट है, और एंगुलर मोमेंटम ओमेगा के पैरेलल नहीं है। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा हो, बट उसका कोई एक पर्टिकुलर कंपोनेंट थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहे। ये भी पॉसिबिलिटी है। यानी कि एंगुलर मोमेंटम, एक मिनट, एंगुलर मोमेंटम मे रिमेन कंजर्व्ड अलोंग अ पर्टिकुलर एक्सिस, बट इट कैन चेंज इन ऑल द इन द अदर एक्सिस, ऑन द अदर एक्सिस। जेड एक्सिस के अलॉन्ग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है यहाँ पर, मतलब कंजर्व नहीं है इसमें। ये भी एक पॉसिबल सिचुएशन आई है। पूछिए क्या पूछ रहे थे? सर तुम लोग ये कह सकते हैं कि जो कंपोनेंट एंगुलर मोमेंटम का ओमेगा के पैरेलल होगा वो कांस्टेंट रहेगा? नहीं शिवांशी, अभी कुछ नहीं कहेंगे, अभी कुछ नहीं कह पाएंगे, रुक जाओ, अभी सिर्फ आप ऑब्जर्वेशन देखें
और सिचुएशंस बताएं। अभी कुछ नहीं कह सकते क्या कांस्टेंट है क्या कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने कहा वो तब आएगा जब इसका हम टॉर्क से रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। अरे हाँ सर, वो ए पॉइंट के अबाउट एमजी का टॉर्क है तो कुछ ना कुछ अल्फा होगा। किसके अबाउट? सर ए पॉइंट के अबाउट पार्टिकल के एमजी का कुछ ना कुछ टॉर्क है ना सर, एग्जिस्ट तो कर रहा है, तो उसकी वजह से अल्फा आया होगा पक्का से। लेकिन ये तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, अल्फा कुछ नहीं है इसमें। सर ए के अबाउट, अच्छा पॉइंट ए के अबाउट, राइट। यस सर वो तो होगा ना। हाँ वो ठीक है, मोमेंटम वेरी करेंगे बच्चा, नहीं रुक जाओ, अभी आराम से करेंगे, सिंपल कर देंगे इसको सिंपल। अभी आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे रहिए ना, मैं बता तो रहा हूँ। ये हम पूरा एक एक स्टेप कवर करके ले चलेंगे आपको क्विक क्विज में फटाफट। पार्टिकल मूविंग अलोंग द सर्किल, ये पीछे के 3 एग्जांपल्स के ऊपर ही है। पहला स्टेटमेंट बताओ, लीनियर मोमेंटम इज चेंजिंग विद टाइम, राइट और रॉन्ग? Right. चलिए, बी एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ सर्किल इज कांस्टेंट, Right. relative to the point on the axis of circle is constant in magnitude but variable in direction. Right. ठीक है, जो भी कराया उसी को मैंने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया है ताकि आपको हमेशा याद रहे ये चीज। डी वाला Wrong. ये जो पॉइंट्स थे क्वेश्चन के फॉर्म में क्या होता है कि मेमोरी में रहते हैं वो। आगे बढ़ते हैं, अब जितना अभी तक 3 डिस्कशन हुए उनके ऊपर क्वेश्चन है, आंसर बताओ। अगर आपने वाकई में अटेंशन पे किया था और समझा था तो इसके आंसर दे सकते हो। तो फर्स्ट वाला ये तो राइट है। सेंटर ऑफ द सर्कल पे कंसर्व्ड रहेगा। नहीं, यहाँ सर्कुलर मोशन नहीं, मतलब ये कि पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। चारों केसेस पॉसिबल है और आपको सब तो दिखा दिया पीछे एग्जांपल में। हाँ जी, पहला एग्जांपल जिसमें स्ट्रेट लाइन मोशन था वहां पर लीनियर एंगुलर मोमेंटम दोनों कांस्टेंट थे। फिर हमने प्रोजेक्टाइल का एग्जांपल लिया जिसमें दोनों वेरिएबल थे। फिर हमने सर्कुलर मोशन का एग्जांपल लिया जिसमें सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट था लेकिन लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा था, तो बी भी पॉसिबल है। लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट बट एंगुलर मोमेंटम इज चेंजिंग, क्या ये पॉसिबल है कि लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहे बट एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा हो? यस सर, वो सर्कुलर मोशन वाला ही था सर, पहले हम लोग वो एग्जांपल सरकमफरेंस देख पे। रहे थे उसमें भी तो था ये। कहाँ था बच्चे बताओ, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम बदल रहा हो। नो सर, अगर लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है तो फिर आर भी कांस्टेंट रहेगा। अरे सर सर्कुलर मोशन में सर वो सरकमफरेंस पे पॉइंट रखा हुआ था, उसमें तो था ना ये। तो उसमें लीनियर अच्छा मोमेंटम नहीं, कांस्टेंट है, लीनियर मोमेंटम कहाँ नो सर कांस्टेंट? नो सर नो सर नो सर नो। ये केस नहीं हो सकता भाई। हाँ यस सर यस, ये केस नहीं हो सकता, कभी भी ध्यान दीजिएगा, बिकॉज लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट कहने का मतलब 1 डायमेंशन मोशन है ये। लीनियर मोमेंटम कब कांस्टेंट होगा? जब मास भी कांस्टेंट रहे, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहे और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहे। तो ये तो बॉडी तब लाइन ऑफ वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी ना, इस वजह से। तो जब लाइन ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। यस सर। तो सी पॉसिबल नहीं है। अभिज्ञा जी बहुत जल्दी में चारों ऑप्शन कर रहे थे। अगला एग्जांपल एक और फटाफट बताइए। सिर्फ लेक्चर के ऊपर है, प्योरली लेक्चर समझोगे तो हो जाएगा आंसर। सर डी। क्योंकि कुछ लोग क्या होता है कि एंगुलर समझते, एंगुलर वर्ड पढ़ते उनको लगता है कि रोटेशन है। तो एंगुलर फ्रेम पे डिपेंड करता है, स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है। अभी एग्जांपल करके पीछे एग्जांपल करके लाए, तीनों एग्जांपल किया मैंने, स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल, पैराबोला का एग्जांपल, प्रोजेक्टाइल वाला, सर्कुलर मोशन का एग्जांपल, और उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ट्रेजेक्टरी कोई भी हो, यू कैन ऑलवेज डिफाइन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। एंगुलर मोमेंटम का मतलब रोटेशन से लिंक नहीं है। एक स्ट्रेट लाइन मोशन में बॉडी है तो उसके पास भी एंगुलर मोमेंटम होगा, सर्कुलर मोशन में बॉडी है तो उसके पास भी एंगुलर मोमेंटम होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी है उसके पास भी होगा। तो क्या एबीसी सही नहीं है इसमें? ऑप्शन तो सही है सर। तो फिर चारों टिक करो ना। अगर चौथा पॉइंट है वो अपना, बाकी तीन पॉइंट कवर नहीं कर। तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन सिंगल करेक्ट है या मल्टी करेक्ट है। सिंगल करेक्ट है तो डी टिक होगा, और 1 और मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट में ये क्वेश्चन है तो चारों टिक होंगे। फिर
मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो ABC है वो D के ही सबसेट है। यस सर। तो ठीक है, यूनियन सेट अगर आंसर है तो सबसेट भी तो आंसर हुए। यस सर, ये बात यस सर। तो यही चीज लगा रहे। आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। यहाँ पर आपने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात कर दी। अब कंसेप्चुअल प्रॉब्लम में यह है कि अभी तक सिंगल पार्टिकल की बात कर रहे थे, अब इस पार्टिकल्स के नंबर बढ़ा दिए मैंने। 3 पार्टिकल्स मैंने इस डायग्राम में लिए हैं। पहला पार्ट करते हैं, पहले ओरिजिन के अबाउट निकालना है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, ये भी एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है कि हाउ टू फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ मल्टीपल पार्टिकल्स एट द सेम टाइम। ओरिजिन के अबाउट पहले निकालते हैं। समझिएगा आप इसको। थोड़ा टफ है, मैं मानता हूं, मैं पहले बोल चुका हूं कि ये टफ है, बट इसके अलावा ऑप्शन भी किसी के सर पास कोई ऑप्शन नहीं। हाँ जी बच्चा। सर ओरिजिन के रिलेटिव एक एक का निकाल के वेक्टोरियली ऐड कर देंगे। हाँ वही करेंगे। तो अभी एक एक करके करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं जो पार्टिकल एक्स एक्सिस पर है उसको लेता हूँ। तो ओरिजिन से जब आप एक्स एक्सिस वाले पार्टिकल को मिलाओगे तो उसका आर वेक्टर क्या बनेगा? ए आई कैप क्रॉस उसका मास इनटू वेलोसिटी वी जे कैप। ये ओरिजिन, ये एक आंसर आ गया। प्लस अब हम ओरिजिन से उस पार्टिकल को मिलाएंगे जो वाई एक्सिस के ऊपर है। तो ओरिजिन से वाई एक्सिस वाले पार्टिकल को मिलाते हैं। इसके लिए आर हो गया बी जे कैप क्रॉस इसका मास m और इसकी वेलोसिटी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, यानी कि माइनस आई क्या प्लस। अब हम यहां से उस पार्टिकल को मिलाएंगे जो जेड एक्सिस के ऊपर है, तीसरा पार्टिकल जो जेड एक्सिस वाला है। तो उसके लिए क्या आंसर बनेगा जेड एक्सिस वाले पार्टिकल के लिए, वो देखते हैं। तो सी के कैप क्रॉस m। अब उस पार्टिकल के वेलोसिटी के दो कंपोनेंट दिए गए हैं। v/2 i कैप माइनस v/2 j कैप। ओके, v/2 आई कैप एक कंपोनेंट है और दूसरा कंपोनेंट नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है, यानी कि माइनस ऑफ v/2 जे कैप। आप मीन वाइल इसको सिंप्लीफाई करिएगा पूरा। अब हम सेकंड पार्ट को अलग से लिख देते हैं, स्पेस कम है वहां पर। तो सेकंड पार्ट a, 0, 0 के रिलेटिव निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, a, 0, 0 से सबको मिलाएंगे। जिसके रिलेटिव निकालना है वहां से सारे पार्टिकल्स को कनेक्ट करते हैं। तो a, 0, 0 से पहले वाले पार्टिकल को तो कनेक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। पहला पार्टिकल तो वहीं पर है। तो l रिलेटिव टू a, 0, 0 इक्वल टू, मतलब मैं कंसेप्ट क्या लिख रहा हूँ पहले ये लिख देता हूँ वर्ड्स में, कि पहले हम l ऑफ मास m निकालेंगे जिसकी लोकेशन a, 0, 0 है। फिर हम l ऑफ उस मास की बात करेंगे जो 0, b, 0 पर है। और फिर हम कैलकुलेट करेंगे l ऑफ 2m मास जो कि जिसकी लोकेशन 0, 0, c है। इसमें से जो पहला वाला टर्म बन रहा है आपका, फर्स्ट वाला टर्म 0 बन रहा है। सेकंड वाला टर्म क्या बनेगा ये देखो जरा। तो a, 0, 0 से 0, b, 0 को कनेक्ट कर देते हैं। a, 0, 0 से 0, b, 0 को हमने कनेक्ट किया। कि ये वेक्टर को क्या लिखेंगे? माइनस ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस ए आई कैप प्लस बी जे कैप। ओके, एंड क्रॉस उसका मास इनटू वेलोसिटी माइनस आई कैप प्लस। अब हम तीसरे वाले को लिखेंगे। तो तीसरे वाले को वहां से मिलाएंगे हम। a, 0, 0 से 0, 0, c को कनेक्ट करेंगे। माइनस ए आई कैप प्लस सी के कैप। अच्छा, ये क्या बनेगा? माइनस ए आई कैप प्लस सी के कैप क्रॉस उसका मास 2m और उसकी वेलोसिटी माइनस v/2 आई कैप, नहीं प्लस v/2 आई कैप और माइनस v/2 जे कैप। आप जरा मीन वाइल दोनों एक्सप्रेशंस को सॉल्व करिए। ऊपर का पूरा एक्सप्रेशन और नीचे का पूरा एक्सप्रेशन, ये दो पार्ट्स पहले सॉल्व करते हैं, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। ये आंसर सिंप्लीफाई करो अपने लेवल पर। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का प्रॉपरली क्रॉस प्रोडक्ट ले करके और देखो क्या आंसर बनते हैं। क्या डिफरेंस क्या आता है मेरे को वैसे ये बताओ, दोनों के आंसर में किस चीज का डिफरेंस आ रहा है? ए पार्ट के आंसर में और बी पार्ट के आंसर में। वेट कर रहे हैं आप लोग का आंसर बताएं।
तो वो जो आपने फर्स्ट पार्ट किया है उसमें 2m होगा लास्ट वाला। यस क्या होगा? तो 2m मार्क किया हुआ है ना क्वेश्चन में, 2m होगा। आपने m into v/2i क्या ओ बोला? सॉरी ऊपर वाले में, ओ यहाँ पर ना ऊपर वाले में, यस सर। सॉरी गलती हो गई यार, क्रॉस 2m। बताएं बच्चा लोग। सर सेम आ रहा है। ठीक है, और लोग कंफर्म कर लें इसको। आएगा सेम आंसर, वैसे मैं नहीं करना चाह रहा बिकॉज थोड़ा सा दिमाग आप भी लगाओ, पेन पेपर यूज करो, दोनों आंसर्स मैच करने चाहिए। और जिनका नहीं मैच कर रहा है इसका मतलब या तो क्रॉस प्रोडक्ट ये सर सेम आएगा। चेक कर रहे हैं आप लोग भाई, है ना, मतलब आएगा सेम ही। यस सर। ओके चलो, 2-3 लोगों ने Yes. कंफर्म, चलिए 3-4 लोगों ने कंफर्म कर दिए। और इसके पीछे भी रीजन है, ये कोइंसिडेंस नहीं है कि सेम आंसर आ रहे हैं। पहले भी मैं बोल चुका हूं, फिजिक्स में कोई भी चीज इत्तेफाक से नहीं होती है, किसी न किसी वजह से होती है। ये दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, इनफैक्ट तीसरा और चौथा मैं निकालूंगा नहीं, उसके आंसर भी सेम आएंगे। क्या रीजन है? Angular momentum of system is conserved in all the frames. ना जी बाबू, ऐसा नहीं है। ये बताइए, इस पूरे सिस्टम का अगर आप लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करो कितना आएगा? सिस्टम का लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम देखो, जो a,0,0 पर पार्टिकल है उसका लीनियर मोमेंटम mv j कैप, जो 0,b,0 पर पार्टिकल है उसका लीनियर मोमेंटम mv माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। और जो z एक्सिस वाला पार्टिकल है उसका लीनियर मोमेंटम 2m इंटू v/2 माइनस जी माइनस। कितना आ रहा है टोटल? ये मोमेंटम ऑफ सिस्टम कितना आएगा जरा देखें। 0 0 और यही वो रीजन है जिसकी वजह से आपका एंगुलर मोमेंटम बार बार सेम आएगा। मतलब ये एंगुलर मोमेंटम की एक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो गई कि अगर हमारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के मोशन इस तरीके से होने लगे कि उनके टोटल लीनियर मोमेंटम की वैल्यू 0 आ जाए, और टोटल मोमेंटम सिस्टम के 0 आने का मतलब बताऊं आपको, मोमेंटम ऑफ सिस्टम, मोमेंटम के चैप्टर में मैंने ये भी बताया था कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम का मतलब बेसिकली मोमेंटम उसके सेंटर ऑफ मास का, सिस्टम का मोमेंटम मतलब सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम, यानी कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है। किसी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पे हो गया तो ऐसे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम स्पेस में आप किसी भी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर लो, एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा। मतलब अब एंगुलर मोमेंटम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बन गई। अब एंगुलर मोमेंटम इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि आप कौन से रेफरेंस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हो उसे। सर ये इस वजह से हो रहा है ना, क्योंकि सर एफ एक्सटर्नल 0 हो गया तो टॉर्क सारे पॉइंट्स पे सेम हो जाता है ना ये बच्चा देखो, आप लोग गलत, आप लोग ना, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एक अलग चीज है। देखिए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसको कहते हैं? कि सिस्टम की लोकेशन बदल जाए लेकिन एंगुलर मोमेंटम ना बदले, यहाँ पर तो वो कंजर्वेशन कहलाता है। यहाँ पर सिस्टम की लोकेशन थोड़ी बदल रही है, सिस्टम के पार्टिकल्स तो जिस पॉइंट पर पहले हैं उसी पॉइंट पर बाद में भी हैं, आपका रेफरेंस पॉइंट बदल रहा है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहा जाता है जब सेम रेफरेंस पॉइंट के अबाउट अलग अलग मूवमेंट पर एंगुलर मोमेंटम सेम आ जाए। एक ही रेफरेंस पॉइंट के अबाउट आज का एंगुलर मोमेंटम, कल का एंगुलर मोमेंटम, परसों का एंगुलर मोमेंटम सब बराबर आ रहे हो, इसका मतलब आप कह सकते हो कि समय के साथ एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हुआ। लेकिन ये दूसरी बात कही जा रही है, ये क्या कहा जा रहा है? एक ही मोमेंट पर आप एंगुलर मोमेंटम अलग अलग पॉइंट्स के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हो। सेम इंस्टेंट पर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू अलग अलग रेफरेंस पॉइंट के अबाउट निकालने पर सेम आंसर आ रहे। डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा वहां पर? वहां पहले वाले में क्या कह रहा हूं,
डिफरेंट इंस्टेंट्स पर सेम रेफरेंस पॉइंट के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहा तो वो कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और यहां पर क्या कह रहे, एट वन स्पेसिफिक मोमेंट ऑफ टाइम, मतलब टाइम को लॉक कर दीजिए, एट वन स्पेसिफिक मोमेंट ऑफ टाइम द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम व्हेन कैलकुलेटेड अबाउट वेरियस रेफरेंस पॉइंट्स द आंसर इज सेम। दोनों स्टेटमेंट्स में डिफरेंस नहीं मिला आपको? यस सर। डिफरेंस बाकी लोगों को क्लियर हो रहा है कि दोनों स्टेटमेंट्स में क्या डिफरेंस हुआ कंजर्वेशन में, और ये कहना कि एंगुलर मोमेंटम इंडिपेंडेंट हो गया पॉइंट ऑफ रेफरेंस के। बताओ बच्चा लोग, आप यस और नो कुछ तो करो यार। सर सेकंड स्टेटमेंट एक बार रिपीट कर दीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट ये था विच इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो मैंने भी डिस्कस किया नहीं है यहाँ पर। व्हेन वी फाइंड द एंगुलर मोमेंटम एट different moments about the same reference point, and if the angular momentum remains constant we call it conservation of angular momentum। अलग अलग टाइम पर एक ही रेफरेंस पॉइंट के अबाउट सेम एंगुलर मोमेंटम आए, वो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, एट वन स्पेसिफिक टाइम we are finding the angular momentum about different point of references, and the angular momentum is equal for all the point of references. This is called that angular momentum is now independent of point of reference। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि लीनियर मोमेंटम अगर जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम बदलेगा नहीं, ये नहीं कह रहा हूं मैं आपसे। मैं ये कह रहा हूं कि लीनियर मोमेंटम अगर जीरो है तो किसी स्पेसिफिक टाइम पर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू स्पेस के किसी भी पॉइंट के अबाउट सेम आएगी। अगले मोमेंट पर हो सकता है एंगुलर मोमेंटम बदल जाए, लेकिन बदलने के बावजूद भी उस बदले हुए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू अलग अलग रेफरेंसेस पॉइंट्स पर बराबर बराबर आएगी। अभी भी नहीं क्लियर हुआ, या अभी भी कंफ्यूजन है? हो गया सर। ठीक है ना? अभी आप कंजर्वेशन पे मत जाइए, कंजर्वेशन अपने आप पे खतरनाक टॉपिक है, वो सेकंड पार्ट है एंगुलर मोमेंटम का। अभी आपको सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल ऐसा है जिसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, तो ऐसे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम आप किसी भी पॉइंट के रिलेटिव कैलकुलेट कर लोगे, एक ही आंसर मिलेगा। और ऐसी कंडीशंस में अब हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि फाइंड द एंगुलर मोमेंटम रिलेटिव टू दिस पॉइंट, क्योंकि जब उसका आंसर सबके अबाउट सेम आना है तो मैं सिर्फ क्वेश्चन में ये बोलूंगा फाइंड द एंगुलर मोमेंटम, ये लिखूंगा ही नहीं कि किसके अबाउट निकालना है। एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस पूरे चैप्टर का अगर हम बात करें तो, कि जब कभी भी टोटल लीनियर मोमेंटम जीरो हुआ तो टोटल एंगुलर मोमेंटम हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ रेफरेंस पॉइंट, व्हिच मींस नाउ द एंगुलर मोमेंटम बिकम्स इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। और ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम को आप केमिस्ट्री में और फिजिक्स में स्पिन एंगुलर मोमेंटम के नाम से पढ़ते हो। नाम तो सुना है इसका कि नहीं सुना, स्पिन एंगुलर मोमेंटम का? यस सर सुना है। तो जब नाम आपने सुना था तो क्या ये भी सुना था कि ये किसके अबाउट है? लिखा था कहीं पर ऐसा कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलेटिव टू रिलेटिव? क्यों नहीं लिखा गया? क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने किसके अबाउट रोटेट कर रहा है वो? न्यूक्लियस। अरे वो तो ऑर्बिट में है, स्पिन किसके अबाउट कर रहा है वो? अपनी एक्सिस के अबाउट। अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट। तो उसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे नहीं हो गया? जब अपन ही सेंटर ऑफ मास के अबाउट आप रोटेट करोगे, मतलब स्पिन एंगुलर मोमेंटम का मतलब हो गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेशन। इसको हम ऐसे भी कह दे रहे हैं, इट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेशन अबाउट एन एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू, कह सकते हो आप, सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें दो आएंगे, अर्थ का भी होगा क्योंकि अर्थ और इलेक्ट्रॉन के मोशन सिमिलर हैं। अर्थ भी रिवॉल्व भी कर रहा एक ऑर्बिट में,
और अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर रहा है, सिमिलर टू द इलेक्ट्रॉन। तो दो तरीके के एंगुलर मोमेंटम आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते होगे, एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पढ़ते होगे और एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम पढ़ते हो। तो दो मोशंस हैं, दो पढ़ रहे हो आप, एक मोशन इन ऑर्बिट है और एक स्पिनिंग अबाउट द एक्सिस है, रोटेशन अबाउट द एक्सिस। तो एक मिनट बच्चा कंप्लीट कर लेने दो। दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोटेट करे लेकिन रोटेशन उसका अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट होना चाहिए, ये मैंडेटरी कंडीशन है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है तब उसके एंगुलर मोमेंटम को आप उस ऑब्जेक्ट की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के नाम से पढ़ते हो, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ रोटेशन हो जाती है ये। और अब कभी भी ये मेंशन नहीं करा जाएगा कि एंगुलर मोमेंटम आप निकाल किसके अबाउट रहे हो, जरूरत ही नहीं मेंशन करने की। पूछिए डाउट। तो मैं ये कह रहा था कि सर एंगुलर मोमेंटम हमारा मोमेंटम और आर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, लीनियर मोमेंटम और आर का। तो सर इस केस में वो सिंगल पार्टिकल के लिए, ये कई सारे पार्टिकल मिल चुके हैं यहाँ पर। तो सर सिस्टम का अगर लीनियर मोमेंटम 0 हो गया है, हाँ, सिंगल पार्टिकल का तो 0 हो ही नहीं सकता कभी। पहली बात ये सुनो, लीनियर मोमेंटम तो मिला करके ही 0 होगा ना। सिंगल पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम 0 होने का मतलब वो चल ही नहीं रहा है। यस सर। तो लीनियर मोमेंटम तब 0 होगा जब कम से कम दो पार्टिकल्स हों। अब बताओ क्या कह रहे हो आप? नहीं सर, कुछ नहीं। खतरनाक कंसेप्ट है भाई, ये बता रहा हूं आपसे। ठीक है बच्चा लोग, यहाँ पर सर एक चीज पूछ ले बच्चा, 1 मिनट, 6 मिनट्स का ब्रेक ले रहे हैं एक्चुअली, थोड़ा सा रिफ्रेश होना चाहते हैं, आप भी हो जाओ, क्योंकि इसके आगे का टॉपिक अगर कंटिन्यू कर जाएंगे दिक्कत होगी। मीटिंग एंड नहीं कर रही है, मीटिंग होल्ड कर रहे हैं, यहाँ पर पॉज कर देंगे, बट डिस्कनेक्ट नहीं होगी मीटिंग। तो आप 6 मिनट बाद अपने आप आ जाइएगा, मतलब 7 मिनट्स का ब्रेक ले लो। 8:05 हो रहे, 7 मिनट्स का टाइम काउंट करके ब्रेक ले लो। 8:12 पर आप वापस आ जाओ, फिर उसके बाद डाउट ले लेंगे आपके जो भी है। ठीक है जी? ओके सर। चलिए ओके। हाँ जी, तो अब अगली कहानी इसके बाद जो है, मतलब ये तो पार्टिकल्स के। हाँ जी पूछिए। सर एक चीज ये पूछ रहे थे कि सर किसी भी पॉइंट के अराउंड किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या उसके कॉम के एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होगा? कॉम का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है पहले तो ये बताओ। नहीं, सेंटर ऑफ मास। पिछले एग्जांपल में इसका आंसर है सेंटर ऑफ मास, और रेस्ट पे है, तब भी एंगुलर मोमेंटम तो आ ही रहा ना कुछ। यस सर। तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर इसी एग्जांपल में है। हाँ ओके सर। नाउ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स का एंगुलर मोमेंटम निकालना है। ये 2-3 टॉपिक्स रह गए हैं, बस इसको जल्दी से देख लीजिए। पार्टिकल्स के बाद, पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंटम के बाद अब आप एंगुलर मोमेंटम एक बॉडी का जो रोटेट कर रही हो, क्या बनेगा यार इसका एंगुलर मोमेंटम। और ये स्पेशल केस लिया है जिसमें बॉडी अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट हो रही है। बॉडी का रोटेशन उसकी सेंटर ऑफ मास के अबाउट है। तो इसमें क्या ये बताने की जरूरत है कि एंगुलर मोमेंटम हम किसके अबाउट निकालें? अभी पीछे यही डिस्कस किया हमने। अगर रोटेशन के सेंटर ऑफ मास के अबाउट है फिर तो एंगुलर मोमेंटम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट का, ये मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है कि हम किसके अबाउट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट लगाओगे जानते हो? आप सेंटर के अबाउट निकाल दो, किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो, सेम ही आंसर आएगा। तो सबसे कन्वीनियंट पॉइंट ये सेंटर ऑफ मास है। अब क्योंकि ये बॉडी है तो बॉडी मतलब कलेक्शन ऑफ पार्टिकल, कई सारे पार्टिकल से, मतलब मिलियन ट्रिलियन पार्टिकल्स इसके अंदर होंगे। तो हमने उनमें से कोई एक ith पार्टिकल चूज कर लिया। और रोटेशन का कंसेप्ट याद करना है, कब जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है तो उसके अंदर किसी भी पार्टिकल की आप बात कर लो, XYZ कोई पार्टिकल चूज कर लो, उस पार्टिकल की जो ट्रेजेक्टरी बनेगी वो बनेगी एक सर्कुलर अराउंड दैट एक्सिस। और आज जो हम लोगों ने सर्कुलर मोशन के एंगुलर मोमेंटम निकलवाया अभी आपको यहाँ पर, उसमें एक सीरीज जो चलाई थी, तो किसी भी सर्कुलर मोशन के पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम जब आप उसके सेंटर के रिलेटिव निकालते हो तो उसका डायरेक्ट आंसर है mv/r। और रोटेशन में जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो उसके अंदर का हर पार्टिकल अपने आप में एक सर्कुलर मोशन कर रहा है।
तो हमने एक ith पार्टिकल चूज कर लिया mi, जिसका डिस्टेंस है ri। तो इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हम लिख देंगे mi, स्पीड ऑफ दिस ith पार्टिकल एंड द डिस्टेंस ऑफ द ith पार्टिकल। ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल निकला फॉर द ith पार्टिकल। और एंगुलर मोमेंटम अगर आपको पूरे बॉडी का निकालना है तो ऐसे जितने भी ith पार्टिकल इस बॉडी में है उन सबके एंगुलर मोमेंटम का समेशन कर देंगे, यानी समेशन ऑफ दिस m ऑफ ith पार्टिकल, v ऑफ ith पार्टिकल, r ऑफ ith पार्टिकल। और एक और चीज याद करिए, रोटेशन के अंदर किसी भी बॉडी की जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली अटैच होती है, मतलब डायरेक्टली कनेक्ट हो जाती है ओमेगा के साथ। तो v इक्वल्स टू r मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। तो यहाँ पर मास ऑफ ith पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल को लिखेंगे r ऑफ ith पार्टिकल इनटू ओमेगा एंड फर्दर ri। हाँ जी, ये बन जाएगा समेशन ऑफ mi इंटू ri स्क्वायर और बाहर बन जाएगा ओमेगा। और अगर आप रिकॉल करो ये पूरा टर्म क्या बनता है यार, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो नाउ द एंगुलर मोमेंटम इज रिटन एज i मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, जिसको कि वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हो कि L वेक्टर इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा वेक्टर। अब ये I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो है, लेकिन कौन से एक्सिस के अबाउट? पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, क्योंकि एक्सिस से सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, यानी एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू I इंटू ओमेगा। क्या ये बताने की जरूरत है कि ये किसके अबाउट है? ये इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम किसके रिलेटिव है? ये बताने की जरूरत है? नो सर। हाँ, मतलब इवन अगर आप ना बॉडी के आउटसाइड कोई पॉइंट पी ले लो स्पेस में, हवा में, और कोई पूछे कि पी के अबाउट कितना एंगुलर मोमेंटम होगा, सेम आंसर, I सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा। आप जेड एक्सिस पर कोई पॉइंट ले लो, वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट चूज कर लो, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट चूज कर लो, जहां मर्जी करे वहां पॉइंट चूज करो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम I सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा है, और इसी एंगुलर मोमेंटम को हम नाम दे रहे हैं यहाँ पर स्पिन एंगुलर मोमेंटम का, क्योंकि ये बॉडी अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट स्पिन कर रही है। बट ये मैंडेटरी कंडीशन जरूरी है कि मोशन जो होना चाहिए, रोटेशन जो होनी चाहिए, वो होनी चाहिए अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट। Object rotating about center of mass, then only it can be called as spin angular momentum. Second point, now the angular momentum does not depend upon the reference or point about which we are calculating. It is the property of object known as spin angular momentum. Formula is L equals to I multiplied by omega. फटाफट इसका आंसर दें, क्विज का आंसर बहुत क्विकली आंसर देना। सॉलिड स्फीयर है और एक हॉलो स्फीयर है, दोनों के सेम मास और रेडियस है, दे आर रोटेटिंग विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी। किसके पास एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होगा? जस्ट नाउ फॉर्मूला निकाला आपने, L इक्वल टू I ओमेगा। हॉलो स्फीयर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा होता है? हॉलो स्फीयर। बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर बॉडी अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट नहीं कर रही है, वो रोटेट कर रही है किसी और पॉइंट के अबाउट, अबाउट एक्सिस व्हिच इज नॉट थ्रू द सेंटर ऑफ मास। बट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी सेम ही होंगी। बॉडी रोटेट कर रही है तो उसके अंदर कोई भी पार्टिकल चूज कर लेंगे, सर्कुलर मोशन पे दिखेगा। तो हमने यहाँ पर एक डीएम पार्टिकल चूज किया है, ऑब्जेक्ट का एक एलिमेंट चूज किया है जिसका मास डीएम है, और वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से वाई डिस्टेंस के ऊपर है, जिसका मतलब ये हुआ कि इस डीएम मास की जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ डीएम मास, क्योंकि ये एक्सिस से वाई डिस्टेंस पर है तो इसकी वेलोसिटी लिखी जाएगी वाई मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी जिससे ये बॉडी रोटेट कर रही है, वाई इंटू ओमेगा। और क्योंकि ये डीएम मास सर्कुलर मोशन कर रहा है यहाँ पर, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ डीएम मास निकालेंगे अगर, डीएल जिसको डिनोट कर दीजिए, तो एंगुलर मोमेंटम इसका निकालना है तो पहले आपको निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर। तो सेंटर के अबाउट जब निकालेंगे तो सीधा सीधा इसका आंसर होगा उसका मास डीएम, वेलोसिटी वाई इंटू ओमेगा और इंटू वाई, एम वी आर, सर्कुलर मोशन वाला कंसेप्ट लगा रहे हो, सर्किल का अपने सेंटर के अबाउट, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, एम वी आर। अब डीएम की वैल्यू निकालनी होगी मेरे को,
तो इसके लिए हम ये मान लेंगे कि जो डीएम एलिमेंट है उसकी विड्थ dy है, ये लेंथ इसकी dy मान लेंगे, और डीएम को हम यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं कि टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इंटू dy इंटू y इंटू ओमेगा, एक और y है यहाँ पर, ये d ऑफ l अबाउट सेंटर है, और टोटल एंगुलर मोमेंटम सेंटर के अबाउट निकालने के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर इंटीग्रेशन में m ओमेगा अपॉन l बाहर होगा और इनसाइड इंटीग्रेशन y स्क्वायर dy बचेगा, जिसकी लिमिट्स रखने पर 0 से l, यानी कि इसका जो आंसर बनेगा एंगुलर मोमेंटम जब सेंटर के अबाउट निकालेंगे तो ये बनेगा ml स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। ये इसका आंसर बन जाएगा, ए पार्ट का आंसर। लेकिन जब आप सेकंड पार्ट का आंसर निकालोगे ना, बहुत ध्यान से देखना, इसको बहुत केयरफुली देखिएगा। रिपीट करके दिखाना पहले मैं क्या करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ये वाला आर्टिकल, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है लेकिन आप एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हो किसी ऐसे पॉइंट के अबाउट जो उस सर्किल की एक्सिस पर हो, थर्ड वाला केस, तो ध्यान करो इस फिगर में क्या हो रहा है। इस फिगर में एंगुलर मोमेंटम की दो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स को अलग अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा। राइट। ये वाली सिचुएशन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो सेकंड नंबर जहाँ पर 2 लिखा है, यही सिचुएशन अभी डायग्राम में आएगी आपकी। इस टाइम पर एंगुलर मोमेंटम का एक कंपोनेंट y एक्सिस के अलोंग है और एंगुलर मोमेंटम का एक कंपोनेंट z एक्सिस के अलोंग है। वैल्यू भी यहीं से देखेंगे, y एक्सिस वाला कंपोनेंट मास इनटू वेलोसिटी इनटू z है, mvz, ये y एक्सिस के अलोंग है, और mvr, r मतलब रेडियस, ये आपका z एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है। तो यही वाली सिचुएशन बन रही है हमारे पास, इसको हम यहाँ पर कॉपी करते हैं जल्दी से। तो सिर्फ एक ही कंपोनेंट को इंटीग्रेट करें ना जी बच्चा, क्यों, क्या गलती, दूसरे तो कंपोनेंट दूसरा तो कांस्टेंट था ना, तो उसने करेंगे तो है ही है, उसने कोई गुनाह थोड़ी किया उसने। ये सब मतलब तो इसमें एंगुलर मोमेंटम के दो कंपोनेंट बनेंगे, ध्यान रखना। एक एंगुलर मोमेंटम z एक्सिस के अलोंग है जिसकी वैल्यू थी m मतलब dm, m का मतलब यहाँ पर dm से है, तो dm इंटू वेलोसिटी जो कि y इंटू ओमेगा और इंटू r, r का मतलब y। आप रेफरेंस उस टॉपिक से ले लेना, सर्कुलर मोशन के एक्सिस वाले लॉजिक से। और दूसरा एंगुलर मोमेंटम जो y एक्सिस के अलोंग है, इसको dly कह देते हैं, dlz और dly। y एक्सिस के अलोंग वाला एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे तो ये बनेगा dm इंटू वेलोसिटी, और इसमें डिस्टेंस आ रही थी z वाली। तो सेकंड नंबर के पॉइंट पर आपके एंगुलर मोमेंटम के दो एक्सप्रेशंस आएंगे, एक z एक्सिस के अलोंग और एक y एक्सिस के अलोंग, दोनों ही इंटीग्रेट करके आएंगे। अब एक काम थोड़ा अपने आप करिएगा, dm को आप रिप्लेस कर लेना मास अपॉन लेंथ इंटू dy करके, m/l इंटू dy से इसको रिप्लेस कर देंगे तो lz का जो आंसर आएगा इंटीग्रेशन के बाद, थोड़ा सा वर्बली कर रहे हैं यार, dm को रिप्लेस करेंगे m/l इंटू dy से, और उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे ना, तो आप एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेना अपने लेवल पर, lz का आंसर बनेगा ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा से। यस सर। और ly का जो आंसर बनेगा जब यहाँ पर आप dm को रिप्लेस करोगे m/l इंटू dy से, m/l dy, एक y इसमें और है, ओमेगा है और z है, तो ये आंसर बनेगा m ओमेगा z, और मेरे ख्याल से l/2 बन जाएगा यहाँ पर एक बार। यस सर। ठीक है, तो पॉइंट ए के रिलेटिव एंगुलर मोमेंटम की दो कंपोनेंट्स हैं, लेकिन सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम का सेम कंपोनेंट है। मैं ये क्यों बता रहा था आपको, मैं इसलिए, मेरा पर्पस क्या था इस क्वेश्चन को कराने का, वो भी एक रीजन है, मेरा कोई भी मतलब फालतू का क्वेश्चन नहीं होता। क्या एंगुलर मोमेंटम L = I ओमेगा यूनिवर्सल फॉर्मूला है? नो सर। नो सर। ये तभी है जब बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करे। लेकिन आप याद करो, एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपनी सेंटर, अपने एंड वाली एक्सिस के अबाउट कितना होता है? यस सर, ml²/3। तो ये भी तो I ओमेगा ही आ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन रॉड की एंड पॉइंट पर है, जिसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। तो अभी भी तो आपका I ओमेगा आ रहा है। लेकिन यस सर, लेकिन अब I ओमेगा कंप्लीट एंगुलर मोमेंटम नहीं है यहाँ पर। अब एंगुलर मोमेंटम का एक और कंपोनेंट बचा हुआ है अभी आपके पास, हाँ, वो I ओमेगा नहीं है। कहने का मतलब मेरा ये है, I into omega defines the complete angular momentum of object
when it rotates about center of mass. I into ओमेगा से आप ऑब्जेक्ट के टोटल एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन कर सकते हो जब ऑब्जेक्ट एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट हो और एक्सिस उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही हो। अदरवाइज I इंटू ओमेगा एंगुलर मोमेंटम का सिर्फ एक कंपोनेंट है, और वो भी वो वाला कंपोनेंट जो रोटेशन की एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पर z है। फिर से रिपीट कर रहा हूं स्टेटमेंट। When the symmetrical object rotate about axis passing through center of mass, then I मतलब moment of inertia into omega becomes complete total angular momentum। यानी कि इस केस में एंगुलर मोमेंटम सिर्फ z एक्सिस के अलॉन्ग होगा, कोई और कंपोनेंट नहीं होगा इसमें एंगुलर मोमेंटम का। सिमेट्रिकल बॉडी अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रही है, एंगुलर मोमेंटम का सिर्फ एक ही कंपोनेंट आएगा, वही कंप्लीट एंगुलर मोमेंटम होगा, और वो एंगुलर मोमेंटम एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल होगा। यानी कि यहां पर आप कह सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी पैरेलल होंगे। लेकिन जब बॉडी एक ऐसे एक्सिस के अबाउट रोटेट करने लगे जो उसका सेंटर ऑफ मास नहीं है, तो ऐसी बॉडी के एंगुलर मोमेंटम के दो कंपोनेंट्स हैं। एक एंगुलर मोमेंटम इसका एक्सिस के अलोंग है, और एक एंगुलर मोमेंटम एक और डायरेक्शन में चल रहा है इसका, जो रॉड के अलोंग है। एक और एंगुलर मोमेंटम है अदर वाला। जो एंगुलर मोमेंटम एक्सिस के अलोंग है उसे तो आप अभी भी I इंटू ओमेगा से निकालोगी, अभी भी इसको I इंटू ओमेगा लिखेंगे, लेकिन अब I जो होगा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला होगा, सेंटर ऑफ मास वाला नहीं। जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रही है वो वाला I इंटू ओमेगा। समरी ये है, I into omega becomes total angular momentum only when the object rotate about center of mass axis, and the object must be symmetrical, uniform. Otherwise, I into omega is just a component of angular momentum which is parallel to axis of rotation. It is not the total angular momentum. और ये आपको यहाँ पर लिख दिया गया है ताकि आप रीड कर लें इसको, इंपॉर्टेंट नोट है। This expression L equal to I omega defines total angular momentum of symmetric object rotating, spelling mistake हो गई है, about the axis passing through the center of mass. Further, this expression is valid for any object regardless of its symmetry if L stand for the component of angular momentum along the axis of rotation. और consider a uniform rod, ये एक्चुअली पहले आना चाहिए था लाइन, रॉड का एग्जाम्पल पहले होना चाहिए था। मतलब ये पिछले एग्जाम्पल से लिंक है, कंसीडर अ रॉड मतलब पिछले एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर हो गया पॉइंट? बताएं इसको, विद डेरिवेशन है इसीलिए। ये पहली तीन लाइनें क्लियर हो गई? हाँ जी, I इंटू ओमेगा का। ये दो क्वेश्चंस स्किप कर रहे हैं इसको यार, और फाइनली एक पॉइंट पर आ जाते हैं। क्वेश्चन इसलिए स्किप किए कि आप सिंपल क्वेश्चन से खुद किए जा सकते हैं। I इंटू ओमेगा के फॉर्मूले पर हैं, तो आप अपने आप ट्राई कर सकते हो I इंटू ओमेगा के फॉर्मूले से। और ये लास्ट में एक आखिरी आर्टिकल जो है वो कंबाइंड मोशन में, वो रोटेशन था, अब यहाँ पर कंबाइंड मोशन जिसमें रोलिंग आएगा, कि बॉडी अगर कंबाइंड मोशन में हो, यानी कि वो ट्रांसलेट भी कर रही हो, सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट करे, और बॉडी का रोटेशन हो रहा हो सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ऐसे केसेस में एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि इस केसेस में हमको पता है कि कंबाइंड मोशन को आप दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हो, एक सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशन और एक सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉडी का रोटेशन। तो जब हम कंबाइंड मोशन को दो मोशंस में डिवाइड कर सकते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके निकालेंगे। तो हम एक निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ ट्रांसलेशन, और एक हम निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेशन यानी कि स्पिन। दो एंगुलर मोमेंटम अलग अलग निकालेंगे। स्पिन वाला एंगुलर मोमेंटम एज यूजुअल I इंटू ओमेगा से निकालेंगे, अभी जो पीछे फॉर्मूला दिया है, और ट्रांसलेशन वाला मोशन आप R क्रॉस M इंटू V से निकालोगे।
आर क्रॉस एम इंटू वी, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की होगी बिकॉज ट्रांसलेटरी मोशन में सेंटर ऑफ मास है। तो जो पहला आर्टिकल था पार्टिकल वाला आर क्रॉस एम वी, जहां से लेक्चर को स्टार्ट किया गया था, वो फॉर्मूला आर वेक्टर क्रॉस एम इंटू वी वेक्टर, ये ट्रांसलेटरी मोशन का एंगुलर मोमेंटम, और ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी के सेंटर ऑफ मास के मोशन को देखा जाएगा। ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास की मोशन कंसिडर करेंगे, उससे आप डिफाइन करोगे आर क्रॉस एम इंटू वी को, और दूसरा आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा के थ्रू ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और दोनों को ऐड करके हम निकालेंगे टोटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू। दैट मीन्स कंप्लीट एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आर क्रॉस एम इंटू वी प्लस आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा। एज एग्जाम्पल यहाँ पर रोलिंग का एग्जांपल लिया है, इसमें सेंटर v स्पीड से आगे बढ़ रहा है और बॉडी ओमेगा स्पीड से रोटेट भी कर रही है। ए बी डी 3 पॉइंट्स हैं जिनके अबाउट मेरे को आंसर निकालना है। इसमें एक और बात मैंने कही है, देखो ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ रेफरेंस बनेगा आपका, पीछे यही समझाते हुए चले आ रहे कि जब भी बॉडी अपने सेंटर ऑफ मास के, तो इसीलिए ये टर्म इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप एंगुलर मोमेंटम निकाल किसके अबाउट रहे। इसको इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जब आप एंगुलर मोमेंटम ए पॉइंट के अबाउट निकालो, एंगुलर मोमेंटम आप बी पॉइंट के अबाउट निकालो, चाहे आप एंगुलर मोमेंटम डी पॉइंट के अबाउट निकालो, तीनों में एक कॉमन टर्म आएगी, वो है आई सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा। ये ऑब्जेक्ट स्फीयर है, आई सेंटर ऑफ मास 2/5 यानी कि 0.4 m r स्क्वायर ओमेगा। ये टर्म तीनों में आएगा। इससे कोई मतलब नहीं कि आप एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट कैलकुलेट करने जा रहे हो। और ओमेगा क्लॉकवाइज है, तो अगर हम इस फिगर में इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इस फिगर में ऊपर की तरफ वाई एक्सिस मान लें, तो आप ओमेगा के हिसाब से डायरेक्शन बता दो क्या बनेगा, के कैप या फिर माइनस के कैप। क्लॉकवाइज ओमेगा अगर बन रहा तो राइट हैंड फिंगर्स को क्लॉकवाइज घुमा के देख लीजिए, तो आंसर बनेगा यहाँ पर माइनस के माइनस के और माइनस के। ये समझना आप, इंडिपेंडेंट प्लस। अब दूसरे टर्म के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है। क्यों? वो आर क्रॉस एम वी है, सेकेंड टर्म आर क्रॉस एम वी है। तो जब आप पॉइंट ए से देखेंगे तो हम ए से सेंटर को मिलाएंगे, ये हो गया आर क्रॉस एम वी। और यहां पर वो वाला कंसेप्ट लगाओ जो स्टार्टिंग में पार्टिकल के लिए लगाया था, एम इंटू वी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सेंटर की जो वेलोसिटी है उस लाइन का पॉइंट ए से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा? आर। आर एम वी आर। अब डायरेक्शन क्या बनेगी? तो वेक्टर आर की डायरेक्शन किसी एंगल पर है, वेक्टर वी की डायरेक्शन आपकी राइट साइड है। आर क्रॉस वी से हम चेक कर लेते हैं, क्लॉकवाइज बन रहा है ये। क्लॉकवाइज बनने का मतलब इसको हम लिखेंगे माइनस के कैप। हाँ, अब बी वाले पॉइंट पर आओ। जब आपके लिए पॉइंट बी रेफरेंस है तो सेंटर की वेलोसिटी वाली लाइन का बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बनेगा? 0। जीरो हो जाएगा। सेकंड टर्म 0 हो गया। पॉइंट डी के रिलेटिव तो अगेन m इंटू वी, और जो सेंटर की वेलोसिटी वाली लाइन है, सेंटर की जो वेलोसिटी वाली लाइन है इसका पॉइंट डी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी आर। लेकिन पॉइंट डी से जब आप सेंटर का पोजीशन देखोगे, डी से जब आप सेंटर की पोजीशन देखोगे तो पोजीशन वेक्टर कुछ अलग है। तो डायरेक्शन प्लस के कैप होगा। प्लस के कैप होगा, मतलब ये आर वेक्टर की डायरेक्शन है और वेलोसिटी आपका राइट साइड है। नहीं, ध्यान से देखो, अब आर से वी की तरफ जाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है। एंटी क्लॉकवाइज फिंगर्स को बंद करेंगे तो यहाँ पर प्लस के कैप आएगा। कुल मिलाकर के कहने का मेरा मतलब ये है, अलग अलग रेफरेंस पॉइंट्स के अबाउट एक टर्म ऐसा है जो सबके लिए कॉमन चलेगा। आपको जो ध्यान रखना है वो आर क्रॉस एम इंटू वी के ऊपर है, जिसको मैंने स्टार्टिंग के 1 घंटे में डिस्कस किया है लेक्चर में। वही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेकंड टर्म में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आई इंटू ओमेगा डायरेक्ट लिखा जाएगा। स्पिन एंगुलर मोमेंटम प्रॉब्लमेटिक नहीं है क्योंकि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हो, ओमेगा मल्टीप्लाई कर देना, उसमें प्रैक्टिस करनी है आर क्रॉस एम इंटू वी वाले की। एज एग्जाम्पल एक और फटाफट यहाँ पर भी देख लो, ए और बी पॉइंट्स के अबाउट क्या आंसर आएगा। देखिए, ए के अबाउट और इसका एंगुलर मोमेंटम बी के अबाउट। तो मैं बिना कुछ देखे एक टर्म तो कॉमन लिखूंगा,
स्फीयर है 0.4 mr² इंटू ओमेगा, ये लिखना ही मुझे, ये तो आंसर आना ही है आपका। हाँ, डायरेक्शन देख लो क्या बनेगी, इसमें जो ओमेगा है इसके हिसाब से डायरेक्शन देख लो, प्लस के कैप बनेगा या माइनस के कैप बनेगा इसमें, कोई बताएंगे? ओमेगा की डायरेक्शन के हिसाब से जिस तरीके से ये बॉडी रोटेट कर रही है इसके हिसाब से कौन सा के कैप आएगा इसमें, बताएं भाई, प्लस के या माइनस के? प्लस के। प्लस के। तो पहला टर्म आई ओमेगा हो गया प्लस। अब दूसरे टर्म पे आते हैं। दूसरा टर्म मास इनटू सेंटर की वेलोसिटी, मास इनटू सेंटर की वेलोसिटी, और उस सेंटर की वेलोसिटी की जो लाइन है उसका जो आपने पॉइंट लिया है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो सेंटर की वेलोसिटी की लाइन है उसका ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर देखें आर, बी से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे तो वी आर, दोनों केसेस में ये आर है। और डायरेक्शन क्या बनेगा? माइनस के कैप। हाँ, तो पॉइंट ए से अगर आप सेंटर को मिलाओगे तो ये पोजीशन वेक्टर बन गई पॉइंट ए से, और वेलोसिटी राइट साइड है, मतलब पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन इधर की तरफ चल रही है पॉइंट ए के रिलेटिव, और वेलोसिटी वेक्टर हमारा राइट साइड चल रहा है। आर क्रॉस वी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब माइनस के कैप, दूसरे में भी माइनस के कैप ही आएगा। मतलब आर क्रॉस एम वी अगर समझ में आ रहा तो बाकी प्रॉब्लमेटिक नहीं है रोलिंग वोलिंग में कहीं पर भी। ये आप करना, ट्राई करना अपने आप, ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये मोस्ट डेंजरस क्वेश्चन है। क्योंकि इसमें गारंटीड आंसर गलत आएंगे। प्रैक्टिस करो बच्चा एंगुलर मोमेंटम हमारी तरफ से, और मतलब एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड जो थ्योरीज थी कि मतलब एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट कंडीशंस में कैसे निकालना है, कैसे लिखना है, ये सब मैंने कवर कर लिया है। जो अगला सेशन होना है, मतलब नेक्स्ट क्लास होनी है, उसमें प्रॉब्लम्स हम कुछ करेंगे वो रिलेटेड टू चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और इसका टॉर्क के साथ क्या रिलेशन है वो सब करोगे। बट उसके पहले ये जो पूरा लेक्चर डिवोट किया गया है सिर्फ इस बात के ऊपर कि एंगुलर मोमेंटम अलग अलग कंडीशंस में कैसे लिखना होता है और इसकी क्या प्रॉपर्टीज आई हैं, क्या इसके रिजल्ट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये पूरा रिवाइज करना पड़ेगा तुम्हें, तभी नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू कर पाओगे। ठीक है, सो रिवाइज करके बैठिएगा, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में कवर।